स्टूडेंट वेलकम टू हमारी अकेडमी ऑफिशियल एंड माय नेम इज़ अभयरावत। कैसे आप सब, कैसे चलिए आपकी प्रिपरेशन। देखिए, जितने भी स्टूडेंट बिहार बिजली विभाग के हैं, जितने भी स्टूडेंट बिहार लेखपाल के हैं, जितने भी स्टूडेंट हमारे UP-SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, आप सबके एग्ज़ाम नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। अभी कोई एग्ज़ाम का अपडेट आया नहीं है, ना ही लेखपाल के लिए कोई अपडेट आया है, ना ही बिजली विभाग वाले जितने स्टूडेंट हैं आप सभी के लिए अभी तक कोई अपडेट नहीं आया है, लेकिन जल्दी अपडेट आएगा। और UP-SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट स्टूडेंट आपके भी एग्ज़ाम नियर फ्यूचर में होने वाले हैं। तो कहना यही है, आप सभी लोगों के एग्ज़ाम नियर फ्यूचर में कभी ना कभी होंगे। आप सभी लोग एफर्ट लगाते रहिए, मेहनत करते रहिए, डेली बेसिस पे कंटिन्यू स्टडी अपनी करते रहिए। आज की क्लास टॉप 50 क्वेश्चन आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का ये सेट्स है। और ये जितने भी क्वेश्चन आज की क्लास में कराने वाला हूँ, ये सभी क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आए हुए हैं। ऐसे ही क्वेश्चन आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेंगे। और अब ये टारगेट है कि आप सभी लोगों का प्रैक्टिस कराया जाएगा, ठीक है। डेली बेसिस पे कुछ ना कुछ क्लासेस आप सबकी मैं लेकर आता रहूँगा, प्रैक्टिस ये चलता रहेगा अपना, ठीक है। और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के ये सेट्स है, आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी स्टूडेंट जो लेखपाल के हैं, बिजली विभाग के हैं, और जितने भी स्टूडेंट UP-SSC असिस्टेंट अकाउंटेंट के स्टूडेंट हैं, अगर अभी तक आपकी तैयारी सही से नहीं हुई है, तैयारी अभी तक आपने नहीं कर पाए हैं, माइनस पॉइंट है, पीछे रह चुके हैं, या तैयारी कर रहे हैं लेकिन अभी भी कंप्लीट प्रिपरेशन नहीं हो पाया है, तो देखिए हमारे कोर्सेज़ वगैरह चल रहे हैं और काफ़ी कोर्सेज़ कंप्लीट भी होने के कगार पे हैं। लगभग 80 to 90% सिलेबस लगभग कंप्लीट होने को है। तो आप सभी स्टूडेंट जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, आप सबके बैचेस वगैरह पूरी तरीके से हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप पे चल रहा है, और आप ज्वाइन कर लीजिए। ज्वाइन करते ही आपको जितनी क्लासेस हो चुकी हैं, लगभग सभी कोर्सेज़ में हमारे 100+ क्लास लेक्चर हो चुके हैं। ज्वाइन करेंगे तो 100+ क्लास लेक्चर, उसका नोट्स आपको मिल जाएगा, वो क्लास लेक्चर आपको मिल जाएगा, जितने मैराथन क्लास मैंने कराए हैं वो आपको मिल जाएगा, उसका नोट्स मिल जाएगा। इन सब के साथ साथ जितने भी मॉक टेस्ट वगैरह जो वीकली अपडेट किया जाता है, वो सारी चीज़ें आपको इस कोर्स में मिल जाएंगी। मिनिमम फीस के साथ आपको ये सभी कोर्सेज मिलेंगे। इन सब के साथ साथ इन सभी कोर्सेज़ के टेस्ट सीरीज़ भी लॉन्च किए गए हैं। टेस्ट सीरीज़ लगाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग पाएगा कि हम कितने पानी में हैं, कितना हमें आ रहा है, कितना नहीं आ रहा है, कितना मिस्टेक हो रहा है। तो पूरी तरीके से हमारी टीम द्वारा कॉमर्स मॉक टेस्ट भी अपडेट किया जा चुका है, लॉन्च किया जा चुका है, और ये मॉक टेस्ट काफ़ी इंपॉर्टेंट है। पूरा डिटेल में मॉक टेस्ट है, थियरी न्यूमेरिकल के साथ, और प्लस आपको ई बुक भी साथ में दिया जा रहा है जो टेस्ट सीरीज़ के साथ फ्री है। तो मॉक टेस्ट भी अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो ये मॉक टेस्ट और क्लास मतलब कोर्स अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है। वहाँ पर रजिस्टर लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं, ओके। कोई जानकारी चाहिए तो दिए गए नंबर पे कॉल करके आप जानकारी ले सकते हैं। चलिए आज की क्लास यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। टुडे द फर्स्ट क्वेश्चन इज अकाउंटिंग इज़ अ बिजनेस ऑफ। यहाँ पे आपसे क्वेश्चन में कह रहा है कि ये अकाउंटिंग इज़ अ कार्ड बिजनेस ऑफ, मतलब ये जो लेखांकन है, अकाउंटिंग है, एक व्यवसाय का क्या कहलाता है। लेखांकन एक बिजनेस का क्या होता है। तो लेखांकन एक बिजनेस के मैं कह सकता हूँ, यहाँ पे आपके ऑप्शन है हार्ट, आई, ईयर एंड टंग, ठीक है। हार्ट क्या काम करता है, पहले कोरिलेट कीजिए ह्यूमन बॉडी से। हार्ट क्या काम करता है, भाई जाहिर सी बात है, बिना हार्ट के हमारी बॉडी सर्वाइव भी नहीं कर पाएगी, तो हार्ट तो इम्पॉर्टेंट है। आई भी इम्पॉर्टेंट है, ईयर भी इम्पॉर्टेंट है, टंग भी इम्पॉर्टेंट है। लेकिन अगर हम बेसिकली टंग की बात करें, जीभ, हमारे शरीर में ऊर्जा कहाँ से हमें मिलती है, जब हम कुछ खाएंगे पिएंगे तभी तो हमें ऊर्जा मिलेगा। तो मतलब जीभ के माध्यम से ही हम स्वाद चखते हैं, और सारी चीज़ें, जैसे कि ह्यूमन बॉडी में एक जो टंग का काम होता है, ठीक है, स्वाद मतलब खाने को अंदर पहुंचाने का काम, ठीक है, दांतों से हम चबाते हैं, लेकिन अंदर पहुंचाने का काम एक जैसे टंग का होता है, जीभ उप से हम स्वाद वगैरह चखते हैं, ठीक है। वैसे एक अकाउंटिंग क्या होता है एक बिजनेस के लिए, ठीक है, एक बिजनेस के लिए अकाउंटिंग टंग के समान होता है। बिजनेस में कितना पैसा आ रहा है, कितना पैसा जा रहा है, ठीक है, उसका लेखा जोखा हम किस में करते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है, अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। कितना पैसा बिजनेस में कैश इनफ्लो हो रहा है, कितना पैसा बिजनेस से मतलब बाहर जा रहा है, कैश आउटफ्लो हो रहा है, उन सब की रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं। तो अकाउंटिंग एक बिजनेस का एक तरीके से टंग के समान होता है, एक जीभ के समान होता है। क्लियर। जैसे बिजनेस, जैसे हमारी बॉडी में खाना वगैरह, पानी वगैरह सब जीभ के माध्यम से ही तो जाता है मुख में, वैसे ही हमारे बिजनेस में जितना भी पैसा आ रहा है, जा रहा है, उन सबकी रिकॉर्डिंग हम अकाउंटिंग के थ्रू करते हैं, ठीक है। या हम ये भी कह सकते हैं कि पैसों के मैनेजमेंट का जो सिस्टम होता है वो अकाउंटिंग के थ्रू ही किया जाता है। हमारे बिजनेस में मतलब
पैसा आने और जाने वाले सभी पैसों का हिसाब किताब अकाउंटिंग के थ्रू ही रखा जाता है, और ये भी सुनिश्चित किया जाता है कि सब कुछ सही तरीके से जोड़ा गया है कि नहीं जोड़ा गया है, कितना पैसा आया है इस महीने में, 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना पैसा आया है, कितना पैसा हमारे बिजनेस से वापस जा रहा है। भाई आप अपनी लायबिलिटीज़ को भी पे कर रहे हैं अपने बिजनेस की, तो कितना हम लायबिलिटीज़ चुका रहे हैं, तो इन सब की जानकारी को हम किस में रिकॉर्ड करते हैं, अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो आंसर है आपका डी। ओके, या नेक्स्ट क्वेश्चन, या नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, व्हेन अ ड्रॉवर डिस्काउंट्स अ बिल ही डेबिट्स। ठीक है, अब एक होता है ड्रॉवर होता है, एक होता है ड्रॉवी होता है, एक होता है पेई होता है। ठीक है, यहाँ पे कह रहा है कि एक ड्रॉवर एक बिल पर छूट देता है, तो वो क्या डेबिट करेगा। अब देखिए, ड्रॉवर अगर एक बिल पे छूट देगा, जैसे मान लेते हैं आप आपने किसी पार्टी को आपने उधार माल बेचा हुआ है किसी भी कस्टमर को, अब वो कस्टमर पैसा नहीं दे रहा है, तो आप क्या करेंगे, आप उसे डिस्काउंट देंगे, ले भैया डिस्काउंट ले लें। ठीक है, 90% तू पे कर दे, 10% आप डिस्काउंट ले लो, तो जाहिर बात है वो कस्टमर 10% के लालच में वो आपको पेमेंट करेगा। और जब आपको पेमेंट करेगा तो आपके पास पैसे आएंगे तो आप क्या करोगे, आप बैंक या कैश अकाउंट को आप क्या करोगे, डेबिट करोगे। क्लियर। और वो जो पार्टी है, मतलब अकाउंट रिसीवेबल या कोई कस्टमर होगा, डेटर्स होगा, उसके अकाउंट को आप क्या करोगे, क्रेडिट करोगे। क्लियर। तो बेसिकली यही एंट्री होगी, जब एक ड्रॉई डिस्काउंट देता है तो वो क्या डेबिट करेगा, वो या तो बैंक खाते को डेबिट करेगा या कैश के थ्रू अगर पेमेंट मिला है तो कैश को डेबिट करेगा। ओके, और क्रेडिट किसको करेगा, बैंक रिसीवेबल अकाउंट रिसीवेबल अकाउंट को, जिस पार्टी से पैसा मिल रहा है। वैसे यहाँ पे जो आंसर है वो आपका है बैंक अकाउंट। ठीक है, तो बैंक अकाउंट मैं यहाँ पे प्रेफर कर रहा हूँ, क्योंकि एक ड्रॉई जो डिस्काउंट देगा बैंक से ही रिलेटेड रहेगा। ठीक है, बिल वगैरह जैसे देखिए बिल पर छूट देता है तो बिल का जो पेमेंट होगा वो बैंक के माध्यम से ही होगा। ओके, तो एक ड्रॉई जो है अगर वो छूट देता है अपने कस्टमर को, तो जाहिर सी बात है वो उसके पास पैसे आएंगे, छूट तो रहेगा ही लेकिन पैसे आएंगे तो बैंक अकाउंट को डेबिट करेगा और कस्टमर के अकाउंट को क्रेडिट करेगा। क्लियर। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं कुछ और भी इंपॉर्टेंट चीज़ें। देखिए यहाँ पे डिटेल में इसको देखते हैं। जैसे बैंक के पास बिल भुनाने के इस तरीके को हम क्या कहते हैं, बिल भुनाना कहते हैं। मतलब हम क्या कहते हैं, द प्रोसेस ऑफ एनकेजिंग द बिल विद द बैंक इज कॉल्ड डिस्काउंटिंग द बिल। क्लियर। बैंक के माध्यम से हम किसी बिल का हम क्या पेमेंट वगैरह करवाते हैं या पेमेंट वगैरह रिसीव करते हैं, इसे ही हम क्या बोलते हैं, डिस्काउंटेड द बिल कहते हैं। जहाँ पे जो होल्डर होता है वो बिल गेट्स मनी, वो मनी रिसीव करता है किससे, बैंक के माध्यम से उसे पैसा मिलता है। वाइल पासिंग जर्नल एंट्री, जर्नल एंट्री जब हम पास करेंगे तो क्या क्या होगा, बैंक अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। यहाँ जर्नल एंट्री है, देखिए जब जर्नल एंट्री पास होगा तो बैंक अकाउंट को डेबिट किया जाएगा। ओके, जितना पैसा आ रहा है बैंक के माध्यम से आएगा तो उसे हम डेबिट करेंगे। इन सब के साथ साथ और क्या डेबिट करेंगे, डेबिट हम करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को। भाई जाहिर सी बात है, अगर मैं एक ड्रॉई हूँ, मतलब मैंने एक बिल पूरी तरीके से मैंने बनाया है और किसी भी पार्टी से जिससे मुझे पैसा लेना है, तो जाहिर सी बात है जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो डिस्काउंट मेरे लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा। जब मुझे डिस्काउंट मिलेगा, मैं सामान खरीदूंगा, मुझे डिस्काउंट मिलेगा तो मेरे लिए प्रॉफिट होगा, और जब मैं डिस्काउंट दूंगा तो मेरे लिए एक्सपेंसेस होगा, और एक्सपेंसेस होगा तो डिस्काउंट आपका नॉमिनल अकाउंट है तो इसे हम डेबिट करेंगे। ठीक है, डिस्काउंट अलाउड अकाउंट को हम क्या करेंगे, डेबिट करेंगे। और क्रेडिट किसे करेंगे, क्रेडिट हम करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, जिससे हमें पैसा मिल रहा है उसके अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। ओके, यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू देखिए, जैसे मान लेते हैं, सपोज कीजिए एक ड्रॉवर है। ठीक है, ड्रॉवर है, बिल लिखने वाला ड्रॉवर होता है। ठीक है, हैज़ अ बिल रिसीवेबल ऑफ 1000, उसे बिल 1000 मिलना चाहिए था। बिल रिसीवेबल मतलब 1000 रुपये का बिल उसे मिलना चाहिए था, लेकिन उसने डिस्काउंट दे दिया, 950 रुपये उसे मिला बैंक के माध्यम से, उसने डिस्काउंट दिया। और बैंक ने चार्जिंग डिस्काउंट फीस, बस बैंक ने डिस्काउंट फीस भी कट कर लिया। ठीक है, बैंक 50 रुपये का छूट शुल्क भी ले लेता है, तो उसे 950 रुपये बैंक वाला पेमेंट करता है। ओके, तो यहाँ पे जनरल एंट्री क्या पास होगी, तो यहाँ पे जनरल एंट्री पास होगी, बैंक अकाउंट के माध्यम से मुझे 950 मिले हैं, ये डेबिट हो गया। डेबिट करेंगे डिस्काउंट अलाउड अकाउंट 50 और क्रेडिट करेंगे बिल्स रिसीवेबल अकाउंट 1000। ओके, तो ये इसकी जनरल एंट्री होगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, जनरल मीन, जनरल का मतलब क्या होता है, ये तो सिंपल है। जनरल एक आपकी प्राइमरी बुक्स होती है आपके बिजनेस की, जो पहली पुस्तक आप तैयार करते हैं। जैसे बिजनेस आपने स्टार्ट किया, जो पहली बुक आप रखते हैं वो आपका क्या होता है, जनरल होता है। और जनरल में हम डेली बेसिस में हमारे बिजनेस में जितना भी एंट्री होता है, जितना भी माल हम खरीदते हैं, बेचते हैं, जितना माल वापस आता है, जितना माल हम वापस करते हैं, A to Z कोई भी एंट्री होती है, कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, सॉरी A to Z कोई भी ट्रांजेक्शन होता है, उन सबको हम रिकॉर्ड कहाँ पे करते हैं, जनरल में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि जनरल इज़ अ प्राइमरी बुक्स ऑफ आवर बिजनेस। ठीक है, तो ये जो जनरल होता है, जनरल का मतलब हम कह सकते हैं डेली, सॉरी
जनरल का मतलब हम क्या है, एक तरीके से जनरल का मतलब ये होता है जर प्लस नल, मतलब रोज आना। जर मतलब रोज, नल मतलब जर प्लस नल, दो वर्ड से मिलकर बना है। इसका मतलब होता है रोज आना, ठीक है, डेली, ओके, प्रतिदिन। चलिए यहाँ पे, हाँ, जनरल में हम क्या क्या रिकॉर्ड करते हैं, डेट वाइज हम जितने भी ट्रांजैक्शन होते हैं उनको रिकॉर्ड करते हैं। जो जो लेन देन होता है, कितनी क्वांटिटी में मैंने माल बेचा है, कितनी क्वांटिटी में माल मैंने खरीदा है, उसको रिकॉर्ड करते हैं। किस खाते कौन कौन से हम तैयार करते हैं जनरल में, भाई जाहिर सी बात है, किससे हमने माल लिया है उसके नाम को लिखेंगे, किसको मैंने माल बेचा है उसके भी नाम को हम मेंशन करेंगे, ओके। और डेबिट क्रेडिट की जाने वाली राशियाँ भी लिखेंगे, भाई अगर मैंने माल खरीदा है तो मैं डेबिट करूँगा, मैंने माल बेचा है तो मैं क्रेडिट करूँगा। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, मेरे पास पैसा आएगा मैं डेबिट करूँगा, मेरे हाथ से पैसा जाएगा क्रेडिट करूँगा। तो डेबिट क्रेडिट अमाउंट भी हम लिखते हैं। और जनरल ऐसे ही होता है, देखिए ये ऐसे होता है, यही लेजर फोलियो रहता है ऐसे, ये डेट वाला रहता है, ये डेट का कॉलम रहता है, ये पार्टिकुलर का कॉलम रहता है, ये जेएफ रहता है, जनरल फोलियो रहता है, ये डेबिट अमाउंट रहता है, ये क्रेडिट अमाउंट रहता है, ऐसे ही जनरल रहता है। समझ में आया? तो ये जनरल है आपका। जनरल इज द प्राइमरी बुक्स ऑफ आवर बिजनेस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइम आफ्टर विद द बिल इज़ टू बी पेड, वह समय जिसके बाद एक बिल का भुगतान करना होता है। मतलब एक बिल मतलब एक ऐसा टाइम, ठीक है, जिसके बाद हमें किसी न किसी बिल का भुगतान करना होता है। तो देखिए जब आपके घर बिजली का बिल आता है तो जाहिर सी बात है एक टाइम पीरियड आपको मिल जाता है। जैसे अगर आज 1 तारीख है 1 सितंबर है, मैं मान लूँ 1 सितंबर से लेके 6 सितंबर तक आपको ये पैसा पूरा जमा करना है, ठीक है। तो ये आपका क्या होता है, ये आपका टेन्योर होता है, कार्यकाल होता है, इसके बीच में आपको पैसा जमा करना है। और 6 तारीख आपका क्या हो गया, 6 तारीख आपका ड्यू डेट हो गया। ड्यू डेट मतलब नियत तिथि, बकाया तिथि, 6 तारीख तक आपको जमा कर देना है तो कर देना है, ये ड्यू डेट है, बकाया डेट है, अंतिम तिथि हम इसे बोलते हैं। क्लियर? और 6 तारीख के बाद मान लेते हैं, अभी मैं और भी आगे बताऊंगा, पहले इतना मैं आंसर इसका क्लियर करता हूँ। तो मतलब वह समय जिसके बाद आपको बिल का भुगतान करना होता है, मतलब 1 तारीख को बिल आया तो 2 तारीख से 6 तारीख के बीच में आपको बिल जमा करना है। तो वो आपका नियत क्या होता है, वो आपका होता है टेन्योर होता है, आपका कार्यकाल होता है, इसी के बीच में, मतलब टाइम पीरियड होता है, टेन्योर को हम बोल सकते हैं, इसी के बीच में आपको उस बिल का पेमेंट करना है। तो यहाँ पे जो आंसर आपका होगा वो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ड्यू डेट आपको तो मालूम ही है, ड्यू डेट मतलब अगर 1 तारीख आपके यहाँ बिल आया है तो उसे 5 मार्च तक आपको जमा कर देना है, ठीक है। 5 मार्च अंतिम तिथि है और ये ड्यू डेट है, ठीक है। इसके बाद अगर आप जमा करेंगे तो आपको लेट फीस देना पड़ेगा और बहुत सारे चार्जेस वगैरह भी आपको देने पड़ेंगे, लेट फीस, आपको फाइन वगैरह भी लग जाएगा। तो ये 5 मार्च आपका क्या हो जाएगा, ये ड्यू डेट हो जाएगा। क्लियर? दे तिथि वह तिथि है जिस दिन भुगतान के लिए बिल प्रस्तुत किया गया है, ठीक है। वह तिथि जिस दिन भुगतान अपेक्षित है, मतलब इस दिन आपको लगभग पूरा पेमेंट कर देना है, ये ड्यू डेट होता है, बकाया तिथि जिसे हम हिंदी में बोलते हैं, ओके। ये टेन्योर क्या होता है, जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर था, मतलब अगर आपका लोन अप्रूवल हुआ है, ठीक है, लोन अप्रूवल हुआ, आपको लोन मिल गया है और जब तक आप लोन का अमाउंट चुका नहीं देते किस्तों में, वो पूरा समय आपका क्या होता है, टेन्योर कार्यकाल होता है। जैसे मान लेते हैं 2 साल के लिए आपने लोन लिया 1 लाख रुपए का, तो 2024 से लेके 2026 तक ये टेन्योर होगा। इसी के बीच में आपको लोन का सारा अमाउंट आपको विद इंटरेस्ट के साथ आपको पे करना है। तो ये कार्यकाल मतलब पूरी तरीके से टेन्योर इसे हम बोलते हैं, टाइम पीरियड भी बोलते हैं। ऋण वितरण की तिथि से लेकर अंतिम ईएमआई भुगतान करने की तिथि तक, ऋण बंद होने की तिथि तक की अवधि को हम क्या बोलते हैं, टेन्योर बोलते हैं। और डेज ऑफ ग्रेस क्या होता है, ये एग्जाम में बहुत बार पूछा गया डेज ऑफ ग्रेस। जैसे देखिए होता है, बहुत सारी कंपनियों में फॉलो होता है। जैसे मान लेते हैं कि आज 1 सितंबर है, ठीक है, 1 सितंबर है, आपने बैंक में गए और बैंक से आपने ओवरड्राफ्ट करा लिया, ओवरड्राफ्ट आपने करा लिया 10,000 का आपने करा, ज़्यादा नहीं 10,000 का, ठीक है। अब बैंक वाला कहता है कि हर महीने आपको 1,000 रुपये पे करना है, ठीक है। 1,000 रुपये बैंक वाले ने अपना किस्त बना दिया, ठीक है, इंस्टॉलमेंट बना दिया, 1,000 वो आपसे लेगा, 11 महीने तक लेगा। भाई 10,000 की जगह वो आपसे 11 महीने तक लेगा, 11,000 रुपये लेगा, 1,000 वो अपना ब्याज भी जोड़ेगा। तो वो हर महीने आपसे कह रहा है कि आप 1 तारीख तक लगभग हर महीने की फर्स्ट डेट को, मतलब 1 तारीख को आपको 1,000 रुपये पेमेंट करना है, बैंक वाले ने कह दिया। अब मान लेते हैं 1 तारीख तक आपके पास पैसा नहीं हो पाया, नहीं है आपके पास पैसा, और भाई बैंक को भी देना है, अर्जेंट है, क्योंकि आपने वो ड्राफ्ट कराया है, देना है 1,000, इंपॉर्टेंट है। तो बैंक वाला क्या कहता है कि चलिए 1 तारीख को आपके पास पैसा नहीं है, मैं आपको 3 से 4 दिन 5 दिन का मोहलत देता हूँ। सभी कंपनियों का अपना अलग अलग रहता है, बहुत सारी कंपनियों में 4 दिन का रहता है। मान लेते हैं बैंक वाला कह रहा है कि चलिए 1 तारीख को नहीं दे पा रहे हैं तो 4 तारीख तक आप दे दीजिए, एकदम किसी भी गारंटी में 4 तारीख तक आप इस महीने की किस्त जमा करा दीजिए।
अगर 4 तारीख तक जमा कर देते हैं तो कोई भी आपसे लेट फीस चार्ज नहीं लिया जाएगा, कोई भी फ़ाइन वगैरह नहीं लिया जाएगा। यही होता है डे ग्रेस ऑफ, ठीक है, डेज़ ऑफ ग्रेस, या हम इसे बोलते हैं ग्रेस पीरियड। मतलब 1 तारीख से लेकर 4 तारीख के बीच में कभी भी आप जमा कर सकते हैं, इसे हम ग्रेस पीरियड बोलते हैं। और बेसिकली ग्रेस पीरियड इसलिए भी कैलकुलेट किया जाता है, जैसे सैटरडे हो गया, सैटरडे मान लेते हैं हाफ डे होता है बैंक का, फिर संडे आपका छुट्टी रहता है, तो ये भी आपका ऑटोमेटिक ग्रेस डे में कैलकुलेट हो जाता है। इस दिन कोई कार्रवाई नहीं होती है बैंक की, इसलिए ये भी ग्रेस डे में कैलकुलेट हो जाता है, ठीक है। और 4 तारीख के बाद अगर आप जमा करेंगे तो भाई फ़ाइन तो झेलना पड़ेगा। ओके, तो समझ में आया ग्रेस डे क्या होता है। देखिए, ग्रेस डे किसी वित्तीय दायित्व मतलब फाइनेंशियल लायबिलिटी जैसे बिल या नोट के लिए देय तिथि से प्रत्येक अतिरिक्त अवधि को, मतलब देय तिथि मतलब ड्यू डेट के बाद भी, मतलब ड्यू डेट मान लेते हैं 1 तारीख को है आपको जमा करना है, लेकिन ड्यू डेट के बाद भी जो आपको एक्स्ट्रा डेज आपको मिलते हैं जिस पे आपसे कोई भी जुर्माना नहीं लिया जाएगा, कोई भी फाइन नहीं लिया जाएगा, ये एक बफर पीरियड होता है जो उधारकर्ता या देनदार को भुगतान करने के लिए अतिरिक्त समय दिया जाता है, एक्स्ट्रा टाइम आपको दिया जाता है। यही होता है ग्रेस पीरियड, या हम बोलेंगे डेज ऑफ ग्रेस। डेज ऑफ ग्रेस मतलब किसी बिल की पहली तारीख को दे है और 5 दिनों की अगर उसे छूट मिल जाए तो 6 तारीख तक बिना किसी जुर्माने के आप बिल का भुगतान कर सकते हैं। यही होता है ग्रेस पीरियड। समझ में आया? या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है टोटल एसेट्स ऑफ बिजनेस। टोटल एसेट्स बिजनेस के पास कितना है, हमारे बिजनेस में कितना एसेट्स है? 3 लाख का एसेट्स है। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख 30 लाख का है, मे बी 30 लाख नहीं होना चाहिए, यहाँ 3 लाख है, तो यहाँ 1 0 हटा दीजिए, टाइपिंग में एरर हो गया थोड़ा, ठीक है। 3 लाख एसेट्स है बिजनेस के पास और 2,40,000 बिजनेस के पास कैपिटल है, मतलब इक्विटी है, ठीक है, पूंजी है बिजनेस में। बिजनेस के पास पूंजी कितना है? 2,40,000 के पास 2,40,000 है। और बिजनेस के पास बिजनेस में हमारे कितना एसेट्स है, संपत्ति कितनी है? तो टोटल 3 लाख की संपत्ति है। तो अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है तो बिजनेस की लायबिलिटीज़ कितनी है, बिजनेस की लायबिलिटीज़ कितनी है, कर्जे कितने हैं। ओके, तो जाहिर सी बात है, देखिए यहाँ पे संपत्ति 3 लाख है, पूंजी 2,40,000 है, तो इन्हीं दोनों का जो डिफरेंस आएगा वही लायबिलिटी होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन यहाँ पे हम फॉलो करेंगे जो आप लोगों ने बीकॉम में पढ़ा होगा। अकाउंटिंग इक्वेशन का फार्मूला होता है, आपके पास जितना एसेट्स है वो आपकी लायबिलिटी और प्लस कैपिटल के सम के बराबर होता है। लायबिलिटी और कैपिटल के सम मतलब योग के बराबर होता है। अब इसी में वैल्यू पुट कर देते हैं, आंसर हमारा ऑटोमेटिक आ जाएगा। एसेट्स हमारा 3 लाख है, कैपिटल हमारे पास हमारे बिजनेस में 2,40,000 है। अब यहाँ पे जब हम फार्मूला सही करेंगे, फार्मूला मतलब लायबिलिटीज़ निकालना है तो इसको तो हम ट्रांसफ़र करेंगे, इतना तो मैथ आपको आता ही होगा। तो ये हो जाएगा क्या, लायबिलिटीज़ इक्वल टू एसेट्स माइनस कैपिटल, ये फार्मूला आपका जनरेट होगा। अब इसी में हम वैल्यू पुट कर देते हैं और हमारे जो आंसर है वो आ जाएंगे। 3 लाख में 2,40,000 लेस हो गया, ये 60,000 आया। तो बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज़ मतलब बिजनेस के लेनदार मतलब क्रेडिटर जो हैं वो कितने हैं? 60,000 के हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन एक नंबर में आपके आएंगे, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, छोटे छोटे आपके एग्ज़ाम में ज़रूर आएंगे। और ये सभी क्वेश्चन एग्ज़ाम में आए हुए हैं, इसलिए मैं आपको करवा रहा हूँ। ये से एक प्रैक्टिस कर लेंगे, अब इससे रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आएंगे वो आप कर लोगे, मेरे हिसाब से कर लोगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन कैपिटल क्लोजिंग कैपिटल ऑफ द बिजनेस विल बी। हमें यहाँ पे क्लोजिंग कैपिटल निकालना है। क्लोजिंग कैपिटल क्या होता है? हमारे बिजनेस में पूरे साल भर हम लगभग बिजनेस करते हैं, साल भर अपनी माल को बेचते हैं, खरीदते हैं, और पूरे साल भर के अंत में हमारे पास जितना पैसा हमारे हाथ में बच जाता है वही हमारा क्लोजिंग कैपिटल होता है। जितना हमारे बिजनेस में साल भर में पैसा बचा हुआ है, पूरा मतलब माल बेचने के बाद, खरीदने के बाद जो भी पैसा हमारे बिजनेस में बचता है पूरे साल भर के अंत में, वही क्लोजिंग कैपिटल होता है। अंतिम बैलेंस जिसे हम बोलते हैं, हमसे पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे देखते हैं, सबसे पहले ओनर्स की जो कैपिटल है वो 2,60,000 है। भाई ओनर्स की कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल, बिजनेस में जो शुरुआती पूंजी जो लगाई गई थी वो 2,60,000 की है। बिजनेस के जो लेनदार हैं, क्रेडिटर्स हैं, भाई 40,000 के लेनदार हैं बिजनेस के, ठीक है, क्रेडिटर्स 40,000। और इनकम जो रिसीव हो रहा है, पूरे साल भर जो कमाई हो रही है वो 1 लाख रुपये की कमाई हो रही है। और बिजनेस में जो खर्चे लगे हुए हैं पूरे साल भर के तक 50,000 के खर्चे हुए हैं बिजनेस में। अब यहाँ पे हमसे पूछा जा रहा है क्लोजिंग कैपिटल, तो यहाँ हम फार्मूला लगाएंगे। फार्मूले के पास चलते हैं। पहले देखिए यहाँ पे क्या क्या गिवन है। इनिशियल कैपिटल मतलब ओपनिंग कैपिटल आपका 2,60,000 है। हम इनकम ऐड कर देंगे क्योंकि भाई हमारे पास पहले से पैसा है और इस हाथ में हमारे और पैसा आ गया, मतलब मैंने इस साल कमाया, अब मेरे दोनों हाथ में पैसा होगा, वही तो हमारे पास टोटल पैसा होगा, तो दोनों को हम ऐड कर देंगे। मेरे पास पहले से पैसा है और अभी और पैसा मिल गया, तो मैं दोनों को ऐड करके बताऊंगा ना मेरे पास कितने पैसे हैं। तो 1 लाख हम यहाँ पे ऐड कर देंगे। अब दोनों हाथ में मेरे पैसे थे, लेकिन मैंने थोड़े बहुत पैसे निकाल के मैंने किसी को दे दिया, खर्चा हो गया सामान लाने होने के लिए, तो एक्सपेंसेस को हम यहाँ पे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ओके, तो यहाँ पे आपका राइट आंसर क्या होगा? 2,60,000
आपका आएगा, और 2,60,000 ओपनिंग कैपिटल, 1,00,000 हमारी जो इनकम है वो हो गया। दोनों ऐड करने के बाद 3,60,000, 3,60,000 में से 50,000 लेस कर देंगे तो 3,10,000 होगा। क्या होगा? 3,10,000। ये हमारी क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल हमारी होगी 3,10,000। 3,10,000 हमारी क्या होगी? क्लोजिंग कैपिटल। तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो है 3,10,000। देखिए लाइबिलिटीज़ को हम यहाँ पे नहीं लेस करेंगे। लाइबिलिटीज़ तो क्रेडिटर्स जो पूरे साल भर के अंत में हमारे इतने रह गए हैं, क्लियर। अब इनको अगले साल के लिए हम पेमेंट करेंगे, नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर जब स्टार्ट होगा तब हम पे करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। राम के पास जो ओपनिंग कैपिटल है वो कितना है? 2,00,000 का है। राम के पास जो पूंजी है, शुरुआती पूंजी 2,00,000 रुपए का है। क्लोजिंग कैपिटल उसके पास 3,00,000 का है। भाई पूरे साल भर के अंत में 3,00,000 रुपये उसके पास बच गया, उसके बिजनेस में 3,00,000। और ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस 50,000 एज एडिशनल कैपिटल। पूरे साल भर के दौरान, ठीक है, 50,000 की पूंजी और उसने लगाई। फिर उसने बिजनेस में अपनी 50,000 लगाया साल भर में, और 10,000 रुपये उसने अपने खुद के कामों के लिए निकाल लिया। मतलब 10,000 उसे ज़रूरत पड़ा बिजनेस से, उसने निकाल लिया। तो इतना डेटा आपको दिया गया है और आपसे पूछा जा रहा है कि बताइए यहाँ पे राम के बिजनेस में कितना उसे प्रॉफिट हुआ है, ये पूछा जा रहा है। उसने कितना प्रॉफिट अर्न किया, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो सिंपल सा क्वेश्चन है और ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। इनिशियल कैपिटल, ओपनिंग कैपिटल 2,00,000 की है। एडिशनल कैपिटल जो उसने लगाया, राम ने लगाया अपने बिजनेस में, और भी पैसा लगाया, इन्वेस्ट किया। तो जाहिर बात है बिजनेस में इन्वेस्ट करेगा तो बिजनेस के पास पैसा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है, तो 50,000 हो गया। अब ये दोनों ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा? टोटल बिजनेस के पास कितना कैपिटल है, बिजनेस में हमारी कितनी पूंजी है, तो 2,50,000 हो गया। ओके, अब यहाँ पे हमारे बिजनेस से कितना पैसा निकला हुआ है, तो भाई अपने पर्सनल यूज़ के लिए 10,000 रुपये निकाल लिया गया है। तो अब हमारे बिजनेस में टोटल कुल कितना कैपिटल है, तो 2,50,000 में 10,000 लेस हो गया तो कितना बचेगा? 2,40,000 बचेगा। 2,40,000। अब हमारे बिजनेस में पूंजी कितनी है? 2,40,000 की है, क्योंकि 2,50,000 कैपिटल था लेकिन 10,000 निकाल लिया गया पर्सनल यूज़ के लिए, 2,40,000 बचा। क्लोजिंग कैपिटल मतलब अब पूरे साल भर में हमने मार्केटिंग कर लिया। अब मेरे बिजनेस में इतना पैसा रखा हुआ है 3,00,000 का, और 2,40,000 हमारे बिजनेस की पूंजी है। मतलब 2,40,000 मैंने लगाया और 3,00,000 रुपये मैंने कमाया, तो कितना मुझे प्रॉफिट हुआ? 60,000 का प्रॉफिट हुआ। तो प्रॉफिट इज इक्वल टू क्लोजिंग कैपिटल माइनस ओरिजिनल कैपिटल, ये फॉर्मूला लगेगा। क्लोजिंग कैपिटल 3,00,000, 2,40,000 लेस कर देंगे 60,000 आया, तो राम ने अर्न किया प्रॉफिट कितना? 60,000 रुपये। तो 60,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो हियर इज योर आंसर इज नंबर 3, ठीक है, सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। टोटल एसेट्स ऑफ मनीष ऑन 31 दिसंबर 2005। मनीष के पास 31 दिसंबर 2005 तक टोटल जो एसेट्स थे वो 80,000 के हैं। मनीष की जो लाइबिलिटीज़ है, मनीष के जो क्रेडिटर्स हैं, जो कस्टमर जो लाइबिलिटीज़ हैं, मतलब लेनदार हैं जिनको मनीष को पे करना है, मनीष कर्जे में है, तो वो 20,000 रुपये अभी क्रेडिटर्स को पे करना है। बैंक ओवरड्राफ्ट मनीष ने कराया था, बैंक से लोन लिया था, बैंक ओवरड्राफ्ट कराया था, छोटा लोन होता है ये, ठीक है, और यहाँ पे 20,000 रुपये हैं। बिल्स पेबल मतलब मनीष को भाई बिल भी पे करना है, बहुत सारे बिल हैं और बिल्स पे करना है। मनीष की लाइबिलिटीज़ हैं, एक तरीके से खर्चे हैं ये बिजनेस के, तो मनीष को ये बिल भी पे करना है, 16,000 रुपये का है। तो कह रहा है ऑन द डे हिज कैपिटल बिल भी, मनीष के पास कितनी पूंजी है इस समय, ये पूछा जा रहा है। ओके, तो यहाँ सबसे पहले हम क्या करेंगे? सबसे पहले हम अपनी लाइबिलिटीज़ यहाँ पे देख लेते हैं, मनीष की कितनी लाइबिलिटीज़ है, इसको हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे। तो बैंक ओवरड्राफ्ट हो गया एक, दूसरा बिल्स पेबल हो गया, ओके, और एक आपकी लाइबिलिटीज़ हो गई, ये काट के लाइबिलिटीज़ लिख लीजिए, टाइपिंग एरर है। लाइबिलिटीज़ तो 20,000 और 16,000, ये टोटल ऐड करके कितना हो गया? 56,000 रुपये मनीष की लाइबिलिटीज़ है। कितना? 56,000 रुपये। अब यहाँ पे एक अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला हम सीधा ट्राई कर लेंगे। क्या होगा? मतलब आपका एसेट्स इज इक्वल टू क्या था? एसेट्स इज इक्वल टू लाइबिलिटी प्लस कैपिटल, ये फार्मूला था। अब यहाँ पे हमें कैपिटल निकालना है, तो कैपिटल इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज़। भाई फार्मूला बनाना पड़ेगा, फार्मूले से फार्मूला। कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज, मतलब टोटल कैपिटल इज इक्वल टू टोटल एसेट्स माइनस टोटल लाइबिलिटी। तो 80,000 एसेट्स है मनीष के पास, 56,000 टोटल लाइबिलिटीज है, लेस करेंगे 24,000 आएगा। तो मनीष के पास जो पूंजी है, कैपिटल है, वो 24,000 की है। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो 24,000 इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। मनीष के पास जो पूंजी है वो 24,000 की है, 24,000। ओके, या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ़ गुड्स आर रिटर्नेड टू द सप्लायर देन वी प्रिपेयर। अगर हम सप्लायर को माल वापस करते हैं, भाई 10,000 का माल मान लेते हैं मैंने सप्लायर से लिया, 10,000 का, 10,000 मुझे लिखना चाहिए, मैंने 10 रुपये लिखा है। 10,000 का सामान मान लेते हैं मैंने सप्लायर से लिया।
अब मैं सप्लायर को जब माल वापस करूँगा तो मैं कौन सी नोट तैयार करके मैं दूंगा उसे, मतलब सप्लायर को। मैं बायर हूँ और मैंने सप्लायर से माल ख़रीदा 10,000 का, अब उसमें से 2,000 का माल लेते हैं, माल बहुत ही बेकार है और मुझे नहीं चाहिए, डिफेक्ट है पूरी तरीके से, तो ये मैं सप्लायर को वापस कर रहा हूँ। तो मैं क्या करूँगा, मैं बायर हूँ, मैं अपने सप्लायर को मतलब सेलर को एक डेबिट नोट तैयार करके दूंगा। तो डेबिट नोट इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस डेबिट नोट में मैं मेंशन करूँगा कि भैया मैंने 10,000 का माल तुमसे लिया था, मतलब मेरे कर्जे जो हैं, मेरी लाइबिलिटीज़ हैं वो 10,000 के थे और ये बैलेंस ड्यू थे, अभी मैंने चुकाया नहीं है, लेकिन मैंने आपको 2,000 रुपये का माल वापस कर दिया है और 2,000 का मैंने वापस किया है, तो मेरी लाइबिलिटीज़ कम होंगी, मेरा ड्यू बैलेंस भी कम होगा। तो इसको आप एडजस्ट कर लीजिए अपने लेजर में आप इसे एडजस्ट कर लीजिए। तो ये 2,000 एडजस्ट कर लेगा कौन, सप्लायर एडजस्ट कर लेगा। डेबिट नोट अगर आपसे पूछेगा कौन तैयार करता है, तो ये बायर द्वारा तैयार किया जाता है। किसके द्वारा, बायर द्वारा। और किसको दिया जाता है, ये सेलर को दिया जाता है, विक्रेता को दिया जाता है, सेलर को। क्लियर। तो ये होता है डेबिट नोट। क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट होता है जो सेलर द्वारा, इसी का जस्ट अपोजिट हो जाएगा, सेलर तैयार करता है क्रेडिट नोट और वो बायर को देता है। क्लियर। ये आपका हो जाएगा क्रेडिट नोट, इसी का जस्ट अपोजिट। तो यहाँ पे तो जो राइट आंसर होगा वो डेबिट नोट। आइए इसको डिटेल में देखते हैं। देखिए डेबिट नोट एक आपका कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है जो खरीदार मतलब बायर द्वारा सप्लायर को जारी किया था, मतलब बायर द्वारा सेलर को दिया जाता है, जो या एक खरीद रिटर्न के लिए दस्तावेज के रूप में कार्य करता है। मतलब खरीद रिटर्न मतलब परचेज रिटर्न मतलब भाई हमने खरीदा है माल तो परचेज किया है, अब जब मैं माल वापस करूंगा तो उसे क्या बोलेंगे, परचेज रिटर्न बोलेंगे। तो परचेज रिटर्न के दावे के तौर पे या सबूत के तौर पे इसे यूज़ किया जाता है। सिंपल सी बात है, मैंने 2,000 का माल परचेज रिटर्न किया है, खरीदा हुआ माल वापस किया है, तो उसके मैं कह सकता हूँ दस्तावेज के लिए, ठीक है, उसके डॉक्यूमेंटेशन के लिए, उसके सबूत के लिए मैं डेबिट नोट जारी करूँगा। क्लियर। खरीदार द्वारा सप्लायर को जारी किया जाता है, सेलर को जारी किया जाता है। और भी अगर देख लें तो डेबिट नोट जो होता है ये खरीद में कभी का सबूत है कि भाई मैंने 10,000 खरीदा था, 2,000 में माल वापस कर दिया, तो अब मैंने आपसे 8,000 का माल खरीदा है, 2,000 मेरी लायबिलिटीज़ कम हो गई। ये आपूर्तिकर्ता को माल वापस करने पर आपूर्तिकर्ता को दी गई एक रसीद होती है, एक तरीके से इसे हम रसीद भी बोल सकते हैं। भविष्य में लेन देन के लिए ऑफसेट किया जा सके, मतलब मैंने 10,000 का माल खरीदा था, 2,000 मैंने वापस कर दिया, तो आप इस 2,000 को ऑफसेट कर लीजिए, मतलब अपने लेजर से कम कर लीजिए। इसीलिए डेबिट नोट बायर द्वारा सेलर को जारी किया जाता है। ओके। या क्रेडिट नोट क्या होता है, क्रेडिट नोट देखिए विक्रेता द्वारा मतलब सेलर द्वारा बायर को भेजा गया एक रसीद होता है या एक दस्तावेज होता है, और इस दस्तावेज से क्या पुष्टि होती है, इस दस्तावेज से पता चलता है कि विक्रेता खरीदार को देय राशि कम कर रहा है। मतलब 10,000 अभी तक आपको पे करना था बायर को, लेकिन अब 2,000 का माल वापस हो गया, तो ये जो क्रेडिट नोट तैयार करेगा ये सेलर जारी करेगा बायर को कि अब आपको 8,000 रुपये वापस करने हैं, 2,000 आपने वापस कर दिया माल। तो क्रेडिट नोट कौन तैयार करता है, ये सेलर द्वारा परचेजर को दिया जाता है, बायर को दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, नोटिंग चार्जेज आर पेड व्हेन बिल इज। नोटिंग शुल्क का भुगतान तब किया जाता है जब बिल, ठीक है, जब बिल क्या हो, बिल का अनादर हो, मतलब डिसऑनर्ड हो बिल। जैसे आपने कोई बिल तैयार किया, भाई आप एक बहुत बड़े सप्लायर हो, बहुत बड़े होलसेलर हो, आप अपने कस्टमर को उधार माल बेचते हैं, तो आप अपने कस्टमर को उधार माल बेचते हैं तो आप एक बिल तैयार करते हैं, एक बिल बनाते हैं, और उस बिल को आप उस अपने कस्टमर को देते हैं, कहते हैं भैया 10 तारीख तक आप चाहे जैसे किसी भी हालत में 10 तारीख तक हमें पेमेंट कर देना, थोड़ा बहुत ही पेमेंट कर देना, मतलब 2,000 पेमेंट कर देना, लेकिन कर देना। अब 10 तारीख तक कोई भी पेमेंट नहीं हुआ, कोई भी पेमेंट हमारे कस्टमर ने नहीं किया, तो जाहिर सी बात है वो बिल क्या हो गया, डिसऑनर हो गया, उसका अनादर किया गया, डिसऑनर्ड मतलब उसका पूरी तरीके से पेमेंट नहीं किया गया। उस बिल का जो बिल बना था 10,000, मतलब 10 तारीख को पेमेंट करना है, 10 तारीख को कोई पेमेंट नहीं हुआ, तो बिल क्या हो गया, डिसऑनर्ड हो गया। अब भाई जो सप्लायर है, सेलर है, वो क्या करेगा, वो एक शुल्क उस पर चार्ज करेगा, एक तरीके से हम फ़ाइन भी कह सकते हैं, वो अपने कस्टमर से फ़ाइन लेगा, एक शुल्क लेगा, ठीक है। तो उसी को हम क्या बोलते हैं, नोटिंग शुल्क बोलते हैं, उसी को हम क्या बोलते हैं, नोटिंग शुल्क, नोटिंग चार्जेस हम बोलते हैं। ओके, तो यहाँ सी आंसर आपका सही है। देखिए नोटिंग शुल्क मतलब नोटिंग चार्जेस एक ऐसे चार्जेज हैं जो बिल ऑफ एक्सचेंज को संभालने की प्रक्रिया से जुड़े रहते हैं, और उसकी नियत तिथि पर स्वीकार या भुगतान नहीं अगर किया गया, मतलब उस बिल का पेमेंट नहीं किया गया है, तो उसी के लिए यहाँ पे नोटिंग चार्जेज ऐड किया जाता है। बिल ऑफ एक्सचेंज एक तरीके से एक वित्तीय दस्तावेज डॉक्यूमेंट होता है जिसमें लिखित पूरी तरीके से आदेश दिया जाता है कि इतना आपको पेमेंट करना है,
ठीक है, तो ये होता है। देखिए नोटिंग शुल्क क्या होता है, मैंने सारी चीज़ें आप सभी के लिए मैं स्टार्टिंग से ही डिटेल में क्लासेस करता हूँ, जिससे हमारे जितने भी स्टूडेंट हैं जिनके कॉमर्स वगैरह छूट चुके हैं, जो अभी तक कॉमर्स कहीं से मतलब पहले पढ़े थे ग्रेजुएशन में लेकिन पूरी तरीके से भूल चुके हैं, तो सभी स्टूडेंट को समझ में आना चाहिए, इसीलिए डिटेल में क्लासेस हमारी रहती हैं। डिटेल में पढ़ना भी चाहिए, कहीं एग्जाम में नोटिंग शुल्क ही आ गया तब, जो मैं बता रहा हूँ एक्सप्लेनेशन में। ओके, मेहनत से पढ़िए, ईमानदारी से पढ़िए। देखिए जब बिल ऑफ एक्सचेंज भुगतान के लिए क्या किया जाता है, बिल ऑफ एक्सचेंज मतलब बिल, डॉक्यूमेंट्स, क्लियर, मतलब बिल, कोई रसीद अगर भुगतान के लिए प्रस्तुत किया जाता है, अपने कस्टमर को मैं देता हूँ और जो भुगतान करता है मतलब जो हमारा कस्टमर है वो भुगतान नहीं करता है, तो क्या करता है, बिल का धारक मतलब मैंने भाई बिल मैंने ही बनाया है, तो वो क्या करता है, नोट करने का अनुरोध करता है, बिल को भैया नोट कर लो, और 10,000 पेमेंट करना था, अब तुम 11,000 नोट करो, 1,000 मैंने तुमसे नोटिंग चार्जेस मैंने आपसे ले लिया। भुगतान ना करने उसके कारण का दस्तावेजीकरण शामिल होता है। इसे नोटिंग प्रक्रिया में क्या कहते हैं, शुल्क को क्या बोलते हैं, लगाए गए जितना भी शुल्क मैं चार्ज करूंगा कि आपने पेमेंट अभी तक क्यों नहीं किया, अब हमें इतना शुल्क आप दीजिए, इतना चार्ज दीजिए, तो इसे ही नोटिंग चार्जेस बोलते हैं। ओके, तो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो आंसर आपका सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए अब ये यहाँ पे आप इसे पढ़ लेना, नोटिंग शुल्क का भुगतान कब किया जाता है, जब बिल का भुगतान नियत तिथि पे नहीं होता है तो भाई नोटिंग शुल्क ऐड किया जाता है, नोटिंग चार्जेस लगाए जाते हैं। ठीक है, भुगतान के लिए प्रस्तुत किए जाने के बाद भाई हमने भुगतान के लिए अपने कस्टमर को दे दिया बिल, लेकिन अभी तक उसने पेमेंट नहीं किया, तो भाई नोटिंग चार्जेस मैं लगा सकता हूँ। कानूनी कार्रवाई से पहले या उसके दौरान भी नोटिंग चार्जेस वगैरह वसूले जा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें हैं। या चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ कैश डिस्काउंट ऑलवेज शोज, एक कैश डिस्काउंट हमेशा क्या शो करता है। अब देखिए कैश डिस्काउंट आपका क्या शो करेगा, जैसे आप माल बेचते हैं, अब माल बेचते समय आप कैश डिस्काउंट दे रहे हैं कि भैया अगर आप कैश पेमेंट कर रहे हो, जैसे आप मोबाइल की दुकान आप चला रहे हो, आप कह रहे हो कि जो भी कस्टमर अगर मैं कैश पेमेंट करेगा हम 10% उसे डिस्काउंट देंगे, 10% पैसा नहीं लेंगे, मैं उसे डिस्काउंट दूंगा। तो कैश डिस्काउंट आपके लिए एक्सपेंसेस होता है, और एक्सपेंसेस है, जाहिर सी बात है, खर्चे हैं आपकी हानि हो रही है। भाई जो मोबाइल की कीमत 8,000 है, आपको 8,000 मिलनी चाहिए, आप सेलर हो, 8,000 में इस मोबाइल को बेच रहे हो, लेकिन 10% आप डिस्काउंट दे रहे हो, मतलब 800 रुपये आप नहीं ले रहे हो, आपको मिल कितना रहा है, आपको 7,200 रुपये ही आपको मिल रहा है। तो ये 800 रुपये आपके लिए क्या हो गया, भाई 800 मिलना चाहिए, रेवेन्यू था आपका लेकिन कम हो गया, तो ये 800 रुपये आपके लिए है क्या, ये 800 रुपये आपके लिए एक्सपेंसेस है, खर्चा है, लॉस है। तो जितने भी हमारे एक्सपेंसेस होते हैं, जितने हमारे लॉस होते हैं, इन्हें हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं, क्योंकि ये हमारे लिए क्या होते हैं, एक्सपेंसेस नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं। अकाउंट 3 तरीके के, पर्सनल, रियल, नॉमिनल, तो ये हमारे नॉमिनल अकाउंट्स होते हैं, तो इसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। और डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो हमेशा इनका क्या आएगा, डेबिट बैलेंस आएगा। अगर क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे तो क्रेडिट बैलेंस आएगा। ठीक है, अपने खाते में हम इसे कहाँ रिकॉर्ड करते हैं, डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए कैश डिस्काउंट हमेशा डेबिट बैलेंस को दर्शाता है, क्योंकि नगद छूट दी जाती है तो यह डेबिट पक्ष में दर्ज की जाती है, डेबिट साइड में नोट की जाती है, जो भुगतान की राशि को क्या कर देती है, कम कर देती है। जैसे मुझे 800 का नुकसान हुआ तो ये भुगतान को हमारे कम कर दे रही है। और जब हमें डिस्काउंट मिलता है तो हमारे लिए बेनिफिट होता है, हमारे लिए फ़ायदा होता है, तब उसे हम क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। क्लियर, या और नगद डिस्काउंट जब हम देते हैं हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है, इसे हम डेबिट साइड में रिकॉर्ड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखते हैं, कैश बुक देख लीजिए। कैश बुक के बारे में तो मैंने आपको कई बार बताया, जब आपके पास पैसा आएगा उसे आप डेबिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में, जब आपके हाथ से पैसा जाएगा तो उसे क्रेडिट साइड में रिकॉर्ड करेंगे कैश बुक में। क्लियर, या देखिए जब बैंक में नकदी जमा की जाती है, बैंक में हम पैसा जमा करते हैं तो हम डेबिट किसे करते हैं, कैश को, क्रेडिट किसे कहते हैं। ठीक है, बैंक में नकदी जमा की जाती है तो क्रेडिट बैंक, और जब बैंक से नकदी निकाली जाती है तो डेबिट बैंक करेंगे, क्रेडिट कैश करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंटरेस्ट पेड ऑन लोन इज ए, मतलब जो इंटरेस्ट हम पे करते हैं, भाई मैंने 10 लाख का लोन लिया है, 10 लाख पे मैं 1 लाख रुपया ब्याज पे कर रहा हूँ, इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ। 10 साल तक मैंने लोन का पैसा एक पैसा भरपाई पूरा कर दिया मैंने, लेकिन 1 लाख रुपया ब्याज पड़ गया 10 लाख पे। तो ये जो इंटरेस्ट पे, मतलब जो मैं लोन पे जो मैं इंटरेस्ट पे कर रहा हूँ, ये हमारे लिए है क्या, ये हमारे लिए फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है, वित्तीय व्यय होता है, क्योंकि ये पूंजी की लागत होती है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल होती है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस आपके होते हैं। जैसे आपके पास अगर 1 लाख रुपए है और आप पैसे से पैसा बनाना चाहते हैं, तो जाहिर सी बात है आप इस 1 लाख को उधार देंगे छोटे छोटे पार्ट्स में, किसी को आपने 10,000 दिया, किसी को आपने 20,000 दिया, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, इसके बदले में आपको भाई आप ऐसे ईमानदारी, भाई आप समाज सेवा तो कर नहीं रहे हो, सभी को उधार दे रहे हो बिना इंटरेस्ट के, आप इंटरेस्ट लोगे। भाई पैसे से पैसा कैसे बनेगा जब आप इंटरेस्ट लोगे, तो जो भी इंटरेस्ट आप लोगे आपके लिए तो इनकम है, आपके लिए तो ये इंटरेस्ट इनकम है, लेकिन इनके लिए क्या है, इनको 10,000 रुपया मिल गया आपसे,
ठीक है, और बहुत ही कम दर पे, मतलब ब्याज आपने बहुत ही कम लिया है, तो जो भी ब्याज ये पे करेंगे वो इनके लिए क्या होगा, एक्सपेंसेस होगा, फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होगा, वित्तीय व्यय होगा। ओके, आप ही ने अगर 1 लाख रुपये किसी से लिया और 10,000 रुपया ब्याज उसे दे रहे हैं जिससे भी आपने लिया है, तो वो आपके लिए एक्सपेंसेस है, ये फाइनेंशियल एक्सपेंसेस होता है। ये इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, सद्भावना, पेटेंट, कॉपीराइट, मतलब गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये हमारे क्या है, ये हमारे एसेट्स हैं। और कौन से एसेट्स हैं, ये हमारे इनटेंजिबल एसेट्स हैं। एसेट्स हमारे 2 तरीके के होते हैं, बहुत बार मैं पढ़ा चुका हूँ। एक होते हैं आपके टेंजिबल एसेट्स, जिसे हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, जैसे लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, ये हमारे हैं, कार, बाइक, ये सभी हमारे टेंजिबल एसेट्स हैं। इनटेंजिबल एसेट्स हमारे क्या हैं, जिन्हें हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, हमारी संपत्ति है। जैसे गुडविल, हमारी पहचान कितनी है, हमारे नाम से बिजनेस चल रहा है, हमारे नाम से बिजनेस चल रहा है, हमारे पास पैसा आ रहा है, तो ये हमारा इंटेंजिबल एसेट्स है। पेटेंट, हमने कोई नया आविष्कार किया था मशीन का, और मशीन में आप दे दिया सभी को यूज करने के लिए, अपना राइट्स मैंने सभी को दे दिया यूज़ करने के लिए, तो जो हमारी मशीन को खरीदेगा, हमारी मशीन को यूज़ करेगा, तो भाई जाहिर सी बात है, मेरा आविष्कार है, मैंने समय दिया है। अब कोई भी मेरे राइट्स को यूज़ करेगा तो उसके बदले में वो मुझे कुछ पेमेंट करेगा, तो ये पेटेंट होता है। कॉपीराइट, जैसे मैंने मान लेते हैं कोई भी गाना बनाया या कोई भी मैंने बुक लिख लिया अच्छी सी, अब वो बुक मैंने लिखा है, मैंने समय दिया है, मैंने उस गाने को मैंने बनाया है, मैंने समय दिया है, तो उस पर मेरा कॉपीराइट, मेरा अधिकार रहेगा। और जब मैं किसी को वो बुक पब्लिश करने का राइट दूंगा या मैंने उस गाने को कहीं मैं पब्लिश करवाऊंगा, तो जाहिर बात है उसके बदले में मुझे मेरा अधिकार मिलेगा, कॉपीराइट जिसे बोलते हैं। तो ये सभी हमारे लिए इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ओके, ये हमारे लिए क्या होता है, इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, अमूर्त संपत्तियाँ होती हैं। जैसे गुडविल, पेटेंट, कॉपीराइट, ये हमारे इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं। ओके, या चलिए यहाँ पे अब हम आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। या ट्रायल बैलेंस क्या है, तो अगर आपसे पूछा जाए ट्रायल बैलेंस है, तो ट्रायल बैलेंस क्या है, तो ट्रायल बैलेंस नाम से ही यहाँ क्लियर है, लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस। भाई देखिए, सबसे पहले हम जर्नल में रिकॉर्डिंग करते हैं, जर्नल के बाद सब्सिडरी बुक में हम थोड़ा बहुत सब्सिडरी बुक में रिकॉर्ड करते हैं, सब्सिडरी बुक के बाद हम क्या करते हैं, सभी अकाउंट्स का हम क्या बनाते हैं, लेजर बनाते हैं, जिसे हम खाता बही बोलते हैं, खातों की पुस्तक तैयार करते हैं। और इस सभी खातों की, इन सभी अकाउंट्स की जो बुक हम बनाते हैं, यहाँ से हम डेबिट बैलेंस और क्रेडिट बैलेंस निकालते हैं। और इस डेबिट बैलेंस, क्रेडिट बैलेंस को हम कहाँ ट्रांसफ़र करते हैं, हम ट्रायल बैलेंस में ट्रांसफ़र करते हैं। और यहाँ पे हम मैथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करते हैं कि हमारे डेबिट और क्रेडिट साइड का जो सम है वो बराबर है कि नहीं बराबर है। अपने मतलब हमने गलत तो नहीं कहीं रिकॉर्डिंग कर दिया, किसी को 10,000 रुपये हमने ज़्यादा पेमेंट कर दिया, किसी से 10,000 कम लिया, तो जाहिर बात है हमारे अकाउंट्स में वो इफेक्ट पड़ेगा ही पड़ेगा। तो उन सबको हम कहाँ पे उसकी एक्यूरेसी चेक करेंगे अपने खाते की, हम यहाँ पे ट्रायल बैलेंस में चेक करेंगे। तो ये ट्रायल बैलेंस होता क्या है, अ लिस्ट ऑफ लेजर बैलेंस। सभी लेजर्स का जो बैलेंस है वो हम कहाँ ओपन करते हैं, ट्रायल बैलेंस में ओपन करते हैं। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक वचन पत्र किसके द्वारा बनाया जाता है, प्रोमाइजरी नोट्स किसके द्वारा बनाया जाता है। प्रोमाइजरी नोट्स जो होता है ये डेटर से कस्टमर द्वारा बनाया जाता है। भाई अगर मुझे माल उधार चाहिए तो मैं एक प्रोमाइजरी नोट्स बनाऊंगा, प्रॉमिस नोट जिसे हम बोलते हैं कि भैया मैं प्रॉमिस कर रहा हूँ, ले लो, ठीक है, एक नोट मैं तैयार करूँगा और बिना शर्त रहता है, ठीक है, वो तो प्रॉमिस हो गया, लेकिन एक बिना शर्त का रहता है, ठीक है। वचन पत्र जो होता है, प्रोमाइजरी नोट्स जो होता है, ये एक कस्टमर द्वारा, एक डेटर्स द्वारा, देनदार द्वारा तैयार किया जाता है, जिसमें वो अपने सप्लायर को, अपने होलसेलर को ये प्रोमाइजरी नोट्स प्रोवाइड कराता है कि 1 लाख रुपए का मैंने माल लिया है, मैं आपको पूरा 1 लाख रुपये पे करूँगा, ठीक है, जिस फिक्स डेट जब तक रहेगा मैं आपको धीरे धीरे पे करता रहूँगा। तो ये कस्टमर द्वारा, मतलब डेटर्स द्वारा ये तैयार किया जाता है। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। वचन पत्र जो होता है ये लिखित होता है, लेकिन बिना शर्त वादा वाला होता है, बिना शर्त वादा है, मतलब कोई भी ऐसा इसमें अनकंडीशनल प्रॉमिस है, कोई भी प्रॉमिस नहीं किया गया है। जिसमें वन पार्टी टू पे अ स्पेसिफिक अमाउंट ऑफ मनी अनदर पार्टी, जिसमें एक पार्टी दूसरे पार्टी को कुछ अमाउंट पे करने का पूरी तरीके से क्या करता है यहाँ पे, ठीक है, मतलब निश्चित भविष्य में एक निश्चित तिथि पर एक मांग पर या एक निश्चित राशि का भुगतान करने के लिए ये दिया जाता है। एक पार्टी द्वारा दूसरे पार्टी को प्रोमाइजरी नोट्स दिया जाता है कि एक निश्चित तिथि पे आपको एक फिक्स अमाउंट में पे करूँगा। और यह अनिवार्य रूप से एक वित्तीय साधन होता है जिसका उपयोग हम किस लिए करते हैं, उधार लेने, उधार देने के लिए हम करते हैं। ओके, प्रोमाइजरी नोट्स देखिए कैसे काम करता है, इसको भी थोड़ा डिटेल में देख लीजिए। तो जो मेकर्स जो होता है, मैन्युफैक्चरर मतलब मेकर्स जो होता है, निर्माता, जो प्रोमाइजरी नोट तैयार करता है, ये कोई व्यक्ति भी हो सकता है, कोई संस्था भी हो सकती है, जो वचन पत्र बनाता है, प्रोमाइजरी नोट्स जो बनाता है, और उस पर वो अपना सिग्नेचर भी करता है, और सिग्नेचर करने के साथ उस पर अमाउंट वगैरह भी शो करता है कि इतना अमाउंट मैं आपको इतनी तारीख तक मैं पे कर दूँगा। क्लियर। तो इस पार्टी को जारी करता, आहरणकर्ता भी कहा जाता है। क्लियर। तो ये होता है आपका प्रोमाइजरी नोट्स, ठीक है। मेकर्स द्वारा कोई भी व्यक्ति या संस्था इसे तैयार कर सकती है। भुगतान करता मतलब वह व्यक्ति
या संस्था जिसको ये प्रोमाइजरी नोट्स का पेमेंट किया जाएगा। क्लियर, भुगतान पाने का जो हकदार रहेगा वो पार्टी आपकी होती है। और शर्तें वगैरह इसमें होती हैं कि एक निश्चित राशि पेमेंट किया जाएगा, इतना ब्याज मैं आपको दूंगा, इतने भला डेट तक पेमेंट किया जाएगा, तो ये सारी चीज़ें आपकी रहती हैं। ओके या चलिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है। एक यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए एक हानि, एक लॉस होता है और वो कैपिटल लॉस है। एक लॉस हो रहा है बिजनेस में आपके, वो कैसा लॉस है? कैपिटल लॉस है। वो किसके कारण हो रहा है कैपिटल लॉस? तो आपको मालूम है, अगर हम 10 लाख की मशीन खरीदते हैं, सॉरी हाँ 10 लाख का मान लेते हैं ज़मीन मैं खरीदता हूँ। 10 लाख का मैंने क्या खरीदा? लैंड खरीदा। और 10 लाख के लैंड को, ज़मीन को मैं किस में बेच रहा हूँ जब मैं, तो मैं 15 लाख में बेच रहा हूँ। ठीक है, 15 लाख में मैं बेच रहा हूँ। तो यहाँ मुझे क्या हो रहा है? यहाँ मुझे कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, कैपिटल प्रॉफिट हो रहा है। और जब मैं इसी 10 लाख के लैंड को, ज़मीन को मैं 8 लाख रुपए में बेच रहा हूँ, भाई घाटे का सौदा मेरा इधर हो रहा है, तो इधर मुझे क्या हो रहा है? कैपिटल लॉस मुझे हो रहा है। क्या हो रहा है? कैपिटल लॉस मुझे हो रहा है। तो कैपिटल प्रॉफिट, कैपिटल लॉस, ये आपको फिक्स एसेट्स के सेलिंग पर होता है। फिक्स एसेट्स कितना आपके पास है, उसको जब आप मार्केट में बेच रहे हैं तो आपको अगर घाटा हो रहा है तो वो आपका कैपिटल लॉस होगा, जब आपको फ़ायदा होगा तो वो आपका कैपिटल प्रॉफिट होगा। ठीक है, तो कैपिटल लॉस जो होता है वो आपके फिक्स एसेट्स के कारण होता है, फिक्स एसेट्स के सेलिंग के कारण होता है। भाई फिक्स एसेट्स को अगर आप घाटे में बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल लॉस होगा, फायदे में बेच रहे हैं तो आपको कैपिटल प्रॉफिट होगा। क्लियर, तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे पूंजीगत हानि मतलब कैपिटल लॉस जो होता है वो आपकी पूंजीगत परिसंपत्ति मतलब आपका कैपिटल एसेट्स, जैसे आपका संपत्ति या निवेश, आपने इन्वेस्टमेंट कहीं किया हुआ है, ठीक है, निवेश की बिक्री या निपटान से होने वाले नुकसान से है। जहाँ पे बिक्री मूल्य जो होता है वो आपके खरीद मूल्य से कम होता है। जैसे 10 लाख का ज़मीन मैंने 8 लाख में बेचा, तो ये हमारा कैपिटल लॉस हुआ। क्लियर, कैपिटल एसेट्स आप समझते होंगे ना, कैपिटल एसेट्स मतलब लैंड, बिल्डिंग, मशीनरी, हमारी कैपिटल एसेट्स है जिसको हम अपने बिजनेस में प्रॉफिट अर्न करने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, तो इसलिए हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, एक हानि जो हमें होती है राजस्व हानि मतलब रेवेन्यू लॉस जो हमें होता है वो किसके कारण होता है? तो रेवेन्यू, देखिए हमारे बिजनेस में जितना भी हमें अर्निंग होता है हमारे बिजनेस में, वो हमारे लिए क्या होता है? रेवेन्यू होता है। ठीक है, जितना भी हम अपने बिजनेस में कमाते हैं पैसा डेली बेसिस पे, पूरा मंथली, वो हमारे लिए रेवेन्यू होता है। अब बिजनेस में हमारे अगर घाटा होता है तो हमारे लिए क्या होगा? रेवेन्यू लॉस होगा। और जब हमारे बिजनेस में हमें फ़ायदा होगा तो हमारे लिए क्या होगा? रेवेन्यू प्रॉफिट। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आनी होंगी, रेवेन्यू प्रॉफिट। क्लियर, तो ये जो रेवेन्यू लॉस जो होता है ये क्या होता है? नॉर्मल रीज़न के कारण होता है। करंट एसेट्स के, करंट एसेट्स तो नहीं होगा। करंट एसेट्स के कारण अगर आपको लॉस होगा तो वो आपका कैपिटल लॉस होगा, जैसा अभी मैंने आपको बताया। डिक्रीज इन टैक्स लायबिलिटी, भाई आपका टैक्स गवर्नमेंट का 10,000 रुपये आपको टैक्स पे करना था गवर्नमेंट को, और जाहिर सी बात है फाइन और भी लग गया। ठीक है, डिक्रीज, यहाँ पे डिक्रीज बोल रहा है, तो टैक्स जब कम हो जाएगा 10,000 की जगह अब आपको सिर्फ और सिर्फ 8,000 पे करना है, गवर्नमेंट ने आपको छूट दे दिया 2,000 का, तो यहाँ पे तो आपको लॉस नहीं हो रहा है, तो इस वजह से तो ये तो होगा ही नहीं। आपकी इनकम आपकी लॉस कैसे हो सकती है? ये भी गलत है। ये नॉर्मल सामान्य कारण की वजह से होता है रेवेन्यू लॉस। जैसे आपके बिजनेस में, भाई बिजनेस देखिए चलता, आपका बिजनेस जो है, बिजनेस कभी रुका नहीं रहता है, बिजनेस चलता रहता है और रुक भी सकता है आपकी लापरवाही की वजह से। तो बिजनेस में क्या होता है? बिजनेस में दो ही चीज़ होता है, या तो आपको प्रॉफिट होगा या तो लॉस होगा आपको बिजनेस में। ठीक है, अब बिजनेस में जो लॉस आपका होता है ये नॉर्मल लॉस होता है, नॉर्मल रीज़न के कारण होता है। ठीक है, नॉर्मल रीज़न, भाई बिजनेस में हमेशा घाटा होता रहता है, समझ में आया? जैसे कहीं ना कहीं हमारा प्रोडक्ट ख़राब हो गया तो जाहिर बात, अगर मैं 10 प्रोडक्ट बना रहा हूँ, 2 प्रोडक्ट मेरा नहीं बिका, ख़राब हो गया पूरी, तो ये नॉर्मल रीज़न के कारण होता है, सामान्य कारण के कारण ये रेवेन्यू लॉस होता है। तो यहाँ ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए देखिए यहाँ पे राजस्व हानि जो होती है सामान्य तौर पर हमारे जो बिजनेस है, बिजनेस के ऑपरेट मतलब व्यावसायिक संचालन से होने वाले नुकसान, आय और राजस्व में कमी से संबंधित होता है। ओके, नॉर्मल रीज़न क्या होता है? नॉर्मल रीज़न इसलिए मैं कहूँगा क्योंकि राजस्व हानि अक्सर सामान्य व्यावसायिक गतिविधियों जैसे बिक्री, उच्च लागतों के कारण होती है, उच्च लागतों के कारण होती है। ठीक है, और ये आय को प्रभावित करती है। कम बिक्री या उच्च लागत, जैसे हमारा 10,000 का माल था, बिका ही नहीं कुछ, तो जाहिर बात है हमें लॉस हो गया, हमारी सेलिंग कम हुई, तो इस वजह से नॉर्मल रीज़न के कारण होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वेयर इज नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए जितने भी स्टूडेंट हैं जो लोग इस क्लास को देख रहे हैं, पहली बार इस चैनल पे आए हैं या इससे पहले भी आप हमारे आप इस चैनल पे पहले से ही बने हुए हैं, अगर आप तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थियरी, न्यूमेरिकल, एमसीक्यू सभी पढ़ना चाहते हैं, मॉक टेस्ट वगैरह लगाना चाहते हैं, तो आप डाउनलोड कीजिए हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप। ये ऐप आपको गूगल प्ले स्टोर पे मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड करके रजिस्टर करके लॉगिन करके आप इस बैच से जुड़ सकते हैं। कोई जानकारी चाहिए तो ये जो नंबर है 6306452831, इस पर कॉल करके जानकारी ले सकते हैं आप। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्यवसाय की कमाई क्षमता बढ़ाने वाले व्यय को क्या कहते हैं?
देखिए अब कमाई क्षमता हमारे बिजनेस की कैसी बढ़ेगी। भाई हमारा बिजनेस है, चल रहा है, अब मैं अपने बिजनेस से 1 लाख रुपये पर मंथ कमा रहा हूँ। अब मैं चाहता हूँ मेरे बिजनेस से पर मंथ 2 लाख रुपये लगभग मैं कमाऊँ। 1 लाख बहुत अब मुझे कम लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ मेरे बिजनेस का दायरा बढ़े, मेरी अर्निंग बढ़े। तो उसके लिए मैं क्या करूँगा? उसके लिए भाई मैं नई मशीनरी खरीदूँगा, नए नए मशीन लगाऊँगा। अभी 2 ही मशीन था, 4 मशीन और मैं और ले आऊँगा। जाहिर सी बात है, ज़्यादा मशीन लगाऊँगा, ज़्यादा प्रोडक्शन होगा, ज़्यादा माल बनेगा, ज़्यादा माल बिकेगा, तभी तो अर्निंग आपकी बढ़ेगी। तो एक तरीके से आपने मशीन ये जो आप लेकर आए अपने बिजनेस में, अपनी कमाई क्षमता बढ़ाने के लिए, अर्निंग कैपेसिटी को आप अपनी बढ़ाने के लिए जो मशीन लेकर आए, तो मशीन आप लाए हैं तो खरीद कर लाए हैं। इसके लिए आपने जितना भी खर्चा किया वो कौन सा एक्सपेंसेस होगा? वो आपका कैपिटल एक्सपेंसेस होगा, पूंजीगत व्यय होगा आपका। ये आपकी पूंजी है मशीन। आप नियर फ्यूचर में आपको ये प्रॉफिट अर्न करके देगा ही देगा। बिजनेस में आप प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्निंग कमाने के लिए आपने मशीन खरीदा है, तो इस पर जितना भी हम अपने फिक्स एसेट्स पे खर्चा करते हैं, फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, वो हमारा कैपिटल एक्सपेंसेस होता है। और अपने बिजनेस की अर्निंग कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हम कैपिटल एक्सपेंसेस करते हैं। क्लियर? क्या करते हैं? कैपिटल एक्सपेंडिचर करते हैं, कैपिटल एक्सपेंसेस करते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए व्यवसाय की कमाई क्षमता बढ़ाने के लिए जितना भी हम खर्च करते हैं वो हमारी क्या होती है? वो हमारी क्या होती है? कैपिटल एक्सपेंडिचर होती है, क्योंकि हमारे बिजनेस की इससे जो अर्निंग कैपेसिटी है वो काफ़ी बढ़ जाएगी। ठीक है, और लॉन्ग टर्म तक हमें प्रॉफिट अर्न करके देगा ये मशीन। क्लियर? डिफर्ड एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? बहुत सारे स्टूडेंट को इसमें प्रॉब्लम होती है, आज क्लियर कर देते हैं। ये ऐसे खर्चे होते हैं जो वर्तमान अवधि तक भुगतान किए जाते हैं। ठीक है, वर्तमान अवधि में मतलब इसी साल के अंत तक हमें ये 10,000 रुपये का पेमेंट कर देना है अपने सप्लायर को। ठीक है, मतलब करंट ईयर में ही मुझे ये पूरा पे कर देना है, लेकिन भविष्य की अवधि में उनका लाभ मिलता रहेगा। भाई इस साल तक मुझे पे कर देना है, लेकिन उसका लाभ हमें मतलब भविष्य में मिलता रहेगा मुझे। तो ये हमारे डिफर्डेड एक्सपेंडिचर होते हैं। क्लियर? जैसे आपने किसी कंपनी के शेयर आपने खरीद लिए हैं, अब शेयर आपने खरीदे तो आपने इन्वेस्ट किया अपना पैसा, एक तरीके से हम इसे भी डिफर्डेड एक्सपेंडिचर कह सकते हैं। क्योंकि आज आपने 1 लाख रुपये अगर इन्वेस्ट किया है किसी कंपनी में, तो कंपनी आपको नियर फ्यूचर में जब भी पूरा हर पर मंथ पर ईयर जैसा भी कंपनी का पॉलिसी है, आपको कंपनी प्रॉफिट देगी। ठीक है, प्रॉफिट डिविडेंड देगी, अपनी लाभ में हिस्सा देगी। मतलब एक बार आपने पैसा इन्वेस्ट किया, लगातार आपको, मतलब एक बार आपने पैसा खर्च किया, लगातार आपको प्रॉफिट मिल रहा है भविष्य में। तो ये डिफर्डेड एक्सपेंडिचर आपके होते हैं। ओके, जैसे आपने मान लेते कोई गाड़ी वगैरह खरीद लिया, टेम्पो वगैरह खरीद लिया, आप उसको चलवा रहे हैं, एक बार आपने खर्चा कर दिया, ये आपका डिफर्डेड एक्सपेंडिचर है। उसका फ़ायदा आपको, जब तक वो टेम्पो चलेगा तब तक आपको उसका फ़ायदा मिलता रहेगा, पैसा आपके पास आता रहेगा। कैपिटल लॉस मैंने आपको बताया, फिक्स एसेट्स को बेचने पे जितना भी हमें लॉस होता है वो हमारा कैपिटल लॉस होता है। जैसे 10 लाख की ज़मीन मैंने 8 लाख में बेचा, 2 लाख का हमें लॉस हुआ, तो ये हमारा कैपिटल लॉस होगा। अब नॉर्मल लॉस ये हमारे बिजनेस में लगातार चलता रहता है, मतलब असामान्य हानि होती है। ठीक है, और आमतौर पर व्यवसाय की कमाई क्षमता को सकारात्मक रूप से ये प्रभावित नहीं करते हैं, क्योंकि ये नुकसान सामान्य व्यवसाय संचालन से बाहर होते रहते हैं, बाहर होते हैं। अब नॉर्मल लॉस जो हमारे बिजनेस में लगातार होते रहते हैं, छोटे मोटे। और अब नॉर्मल लॉस जैसे हमारे बिजनेस में ये लॉस होते नहीं हैं। अब नॉर्मल लॉस जैसे आपका बिजनेस से बिजनेस चल रहा है, अचानक हमारे बिजनेस में, हमारी कंपनी में आग लग गया। अब एक्सपेक्टेड नहीं था कि आग लग जाएगा इस तारीख को, फला डेट को, मालूम था? नहीं मालूम था। तो हमें अचानक ये लॉस हुआ कि नहीं हुआ, तो ये हमारा एब नॉर्मल लॉस हमारा होता है, असामान्य हानि होती है। इससे हमारा सेलिंग वगैरह थोड़ा बहुत तो प्रभावित होता है, व्यवसाय की कार्यक्षमता। कैपिटल एक्सपेंडिचर भाई फिक्स एसेट्स खरीदने के लिए, जैसे मशीनरी, भवन, स्थायी संपत्तियाँ खरीदने के लिए जितना भी हम खर्च वगैरह करते हैं वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आग से नष्ट हुए कच्चे माल से पता चलता है, आग से नष्ट हुए जो कच्चा माल से पता चलता है, क्या पता चलता है? भाई हमारे कंपनी में फायर, मैंने बोला ना, अचानक लग गया, कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था, तो उससे हमारा जितना भी रॉ मटेरियल जलकर राख हो गया, उससे ये पता चलता है ये हमारी क्या है, असामान्य हानि है, एबनॉर्मल लॉस है। ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। परीक्षण शेष में कोई भी अंतर स्थानांतरित किया जाता है, मतलब कोई भी डिफरेंस है, एनी डिफरेंस इन द ट्रायल बैलेंस, हमारे ट्रायल बैलेंस में कोई भी जो डिफरेंस आ रहा है, कोई भी डिफरेंस, उसे हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं, ट्रांसफ़र करते हैं, कोई भी डिफरेंस आता है। तो इस क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है? इस क्वेश्चन में वो पूछ रहा है कि परीक्षण शेष में कोई भी जो अंतर आता है, मतलब आपके ट्रायल बैलेंस में कोई भी अगर डिफरेंस आता है तो उसको हम कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? ट्रायल बैलेंस में, कोई भी ट्रायल बैलेंस में जो भी डिफरेंस आता है तो उसके लिए हम एक सस्पेंस अकाउंट ओपन करते हैं, सस्पेंस अकाउंट में हम ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, जो भी डिफरेंस आता है, जो भी त्रुटियाँ हमसे हो जाती हैं, जो ट्रायल बैलेंस में पता चल जाती हैं, हम उसको सस्पेंस अकाउंट एक ओपन करते हैं, संदेह खाता जिसे हम बोलते हैं, उसमें ट्रांसफ़र कर देते हैं। तो सस्पेंस अकाउंट आपका एक
टेम्परेरी खाता होता है जिसका उपयोग जितना भी जो हमसे विसंगतियाँ मतलब जितनी गलतियाँ हमसे हो जाती हैं और उस अमाउंट जैसे 200 रिकॉर्ड करना था हमने 2000 रिकॉर्ड कर दिया तो 1800 रुपये का डिफरेंस आ रहा है, तो उसको हम कहाँ पे रिकॉर्ड करेंगे, उसका समाधान कैसे करेंगे, सस्पेंस अकाउंट में उस पैसे को हम ट्रांसफ़र कर देंगे। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर शुद्ध आय बराबर होता है, मतलब यहाँ पे आपसे पूछा जा रहा है नेट इनकम इज इक्वल टू, नेट इनकम किसके बराबर होता है। तो नेट इनकम मतलब क्या, कैसे आपका निकलेगा, आप साल भर में कितना रेवेन्यू आप अर्न कर रहे हैं और कितना आपने उस रेवेन्यू कमाने के लिए आपने कितना खर्चा किया है, इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही आपका क्या होता है, नेट इनकम आपका होता है, मतलब आपकी शुद्ध आय होती है। एक हो गया इनकम और लेकिन इनकम नेट इनकम, एक होता है ग्रॉस इनकम, एक होता है नेट इनकम। तो नेट इनकम आपका कैसे निकलेगा, जब आप अपने रेवेन्यू में से एक्सपेंडिचर सभी खर्चों को लेस कर देंगे तो वो आपका क्या होगा, आपका नेट इनकम निकलेगा। तो यहाँ पे डी आंसर आपका राइट है। ओके, नेट इनकम निकालने का फार्मूला जो होता है रेवेन्यू माइनस एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस, ये एग्जाम में पूछा जाता है फार्मूला भी। कमीशन रिकॉर्ड किया जाता है, कमीशन रिकॉर्डेड इज, कमीशन को हम दर्ज करते हैं, कमीशन को हम क्या ट्रीट करते हैं, देखिए जब हमें कमीशन मिलता है तो हमारे लिए इनकम होता है, और जब हम किसी को कमीशन पे करते हैं, भाई जाहिर बात अपना माल बेचवाने के लिए हम किसी को अगर कमीशन पे करेंगे तो वो हमारे लिए क्या होता है, हमारे लिए एक्सपेंसेस होता है। तो ये क्वेश्चन तो मुझे थोड़ा अलग तरीके से लग रहा है, यहाँ पे तो बता के रहना चाहिए कि जैसे लिखना चाहिए था क्वेश्चन में कि अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो वो आपके लिए है क्या, अगर आप कमीशन दे रहे हैं तो वो आपके लिए है क्या, ये इस क्वेश्चन में ये सेंटेंस लिखना चाहिए था। ठीक है, वैसे अभी इस फिलहाल इस क्वेश्चन को जो राइट आंसर है वो इनकम है। ठीक है, जैसे यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, कमीशन इज़ रिकॉर्डेड, कमीशन आप रिकॉर्ड करते हैं अपने इनकम के तौर पर, भाई अगर आपको कमीशन मिल रहा है तो आपके लिए इनकम है, तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कमीशन हमारे बिजनेस को ऑपरेट करने का एक इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांजैक्शन विद इन विच इज़ ओमिटेड फ्रॉम द रिकॉर्ड्स इज कॉल्ड। भाई बहुत सारे जो ट्रांजैक्शन होते हैं जिन्हें हम रिकॉर्ड करना भूल जाते हैं, उनकी रिकॉर्डिंग करना हम भूल जाते हैं, तो हमसे कौन सी गलतियां होती हैं, तो ये कौन से एरर हमारे होते हैं, ये तो एरर ऑफ ओमिशन होता है, इसे चूक या भूल टूट की त्रुटियाँ कहते हैं। जैसे कोई मुझे 10,000 रुपये मुझे दिया, मेरा कोई भी कस्टमर था, उसने मुझे 10K मुझे दे दिया, पेमेंट उसने कर दिया, मैंने इस 10,000 को रिकॉर्ड किया ही नहीं, मैंने इसे कैश बुक में रिकॉर्ड किया ही नहीं कि मुझे 10,000 मिला है, तो ये कौन सा एरर मुझसे हो गया, ये एरर ऑफ ओमिशन हो गया, भूल चूक की त्रुटियाँ इसे बोलते हैं। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, ये दो तरीके की होती हैं ये त्रुटियाँ, ये मिस्टेक जो होती हैं, एक होता है कंप्लीट ओमिशन, भाई जिसमें हम कुछ भी रिकॉर्ड नहीं करते हैं, 10,000 मुझे मिला मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया, तो हमसे गलती हो गई, ये हमारा एरर ऑफ ओमिशन है, कंप्लीट ओमिशन जिसे बोलेंगे। पार्शियल ओमिशन मतलब जब लेन देन का कुछ हिस्सा हम रिकॉर्ड करेंगे, कुछ हिस्सा हम भूल जाएंगे। जैसे मुझे 10,000 मिला और 10,000 मैंने जब रिकॉर्डिंग किया तो मैंने सिर्फ 5 ही हज़ार लिखा, ठीक है, 5,000 मैं भूल गया लिखना, तो ये भूल गया, तो ये हमारे पार्शियल ओमिशन होगा। क्लियर, आंशिक त्रुटियाँ जिसे हम बोलते हैं। एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है, एरर ऑफ प्रिंसिपल होता है जिसमें हम रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर को हम डिफाइन नहीं कर पाते हैं। ठीक है, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल को लेकर, मतलब खातों को लेकर, लेन देन को लेकर ये त्रुटियाँ हमसे होती हैं। ओके, जैसे मैंने कमीशन मुझे मिल रहा है, अब कमीशन मुझे मिल रहा है तो ये हमारे लिए क्या है, कमीशन हमें मिल रहा है तो ये हमारे लिए इनकम है, लेकिन मैंने इस कमीशन को एक्सपेंसेस मान के रिकॉर्ड कर दिया, ये आपका हो गया। मशीनरी, जैसे मशीन मैंने बनवाया, ठीक है, मशीनरी मैंने ख़रीदा, ठीक है, मशीन मैंने ख़रीदा, तो ये हमारे लिए कैपिटल एक्सपेंसेस है, मैंने इसे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में रिकॉर्ड कर दिया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, तो ये आपका हो गया। एरर ऑफ कमीशन क्या होगा, एरर ऑफ कमीशन मतलब आयोग की त्रुटियाँ, जैसे इसमें खातों में हम जब लेन देन मतलब जितना भी हम लेन देन करते हैं हम गलत रिकॉर्डिंग कर लेते हैं। जैसे मुझे 1,000 मिला, मैंने 800 रुपया ही रिकॉर्डिंग किया, 200 मैं भूल गया। ठीक है, तो लेन देन दर्ज करने में यह गलत राशि दर्ज हम कर देते हैं, किसी खाते में हम गलत अमाउंट दर्ज कर देते हैं, तो ये हमारी इस तरह की त्रुटियाँ हमारी होती हैं, मिस्टेक होती हैं। कंपनसेटिंग एरर क्या होता है, जैसे मुझे 500 रुपये किसी पार्टी से मिलना था, अब 500 रुपये मुझे किसी पार्टी को देना था। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, जहाँ से मुझे मिल रहा है 500 रुपये मिल रहा है, लेकिन मैंने उससे रिकॉर्डिंग करते समय 1,000 रिकॉर्ड कर दिया कि मुझे 1,000 मिला है, जबकि मुझे मिला कितना है, 500 रुपये मिला है। किसी पार्टी को मुझे 500 रुपये पेमेंट करना था, लेकिन मैंने रिकॉर्डिंग करते समय 1,000 रिकॉर्ड कर दिया कि मैंने किसी पार्टी को 1,000 पेमेंट किया है। तो ये अपने आप में सेटिस्फाई हो गया कि नहीं हो गया, भाई कोई डिफरेंस आया, नहीं आया। 500 में मिलना था, 500 में देना था, लेकिन हमने गलत रिकॉर्डिंग 1,000 कर दिया, आपके खाते पे इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं यहाँ 800 लिखता, यहाँ 1,000 लिखता, तब यहाँ पे आपका इफेक्ट पड़ता है 200 का। ठीक है, तो इस हिसाब से आपका पड़ता है। अभी यहाँ तो पूरी तरीके से डिफाइन हो गया। जैसे देखिए बिक्री खाता 500 अधिक और परचेज अकाउंट 500 कम हमने दिखाया, तो ये त्रुटियाँ दोनों को क्या कर देती है, संतुलित कर देती हैं। मैंने मान लेते हैं 1,000 रुपये का माल बेचा, लेकिन मैंने इसे दिखाया कितना, 1,500 रुपये दिखा दिए गलती से। और मैंने 1,000 का माल खरीदा था, लेकिन मैंने इसे दिखा दिया 500 रुपये ही दिखा दिया,
500 रुपये का ही मैंने माल खरीदा है। तो यहाँ पे देखिए ये भी कितना आ रहा है, 2000 आ रहा है, और इसको भी सम करेंगे कितना आएगा, 2000 आएगा। तो ये दोनों एक दूसरे को संतुलित कर रहा है कि नहीं कर रहा है, न्यूलीफाई कर दे रहा है। तो यही होता है कंपनसेटिंग एरर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिसीप्ट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स। फिक्स एसेट्स को बेचने पे जो हमें रसीद मिलती है वो क्या हमारे लिए होती है, तो हमारा कैपिटल रिसिप्ट होता है। ठीक है भैया, मैंने अभी आपको बताया फिक्स एसेट्स पे जितना आप खर्चा करेंगे वो आपके लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा, और उसके बदले में जो आपको रिसीविंग मिलेगा वो आपका कैपिटल रिसिप्ट आपका होता है। तो सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैश डिस्काउंट इज़ प्रोवाइडेड ऑन। कैश डिस्काउंट मतलब नगद छूट किस पर दी जाती है भाई? नगद छूट अगर आपको मिलता भी है या नगद छूट अगर आप देते हैं तो किस कंडीशन पे आप देते हैं? प्रॉम्प्ट पेमेंट पे देते हैं। भैया तुरंत पेमेंट कीजिए तभी मैं 10% डिस्काउंट आपको दूंगा। ये नहीं है कि आज माल लेकर जाइए और कल अगर आप पेमेंट कर देते हैं किसी भी हालत में तभी आपको डिस्काउंट मिलेगा, परसों नहीं मिलेगा, ऐसा नहीं होता है। कैश डिस्काउंट जो दिया जाता है वो सीधा सीधा प्रॉम्प्ट पेमेंट पे दिया जाता है। तुरंत नगद पेमेंट कीजिए, 10% डिस्काउंट लीजिए। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए सेलिंग बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ें हथकंडे अपनाए जाते हैं। सेलिंग बढ़ाने के लिए भाई मार्केट में आप सेल करना चाहते हैं अपने प्रोडक्ट को, जैसा उसने जल्दी से जल्दी बिक जाए तो आप डिस्काउंट तुरंत देंगे, कैश डिस्काउंट आप देंगे कि भैया तुरंत पेमेंट करो, तुरंत ले जाओ माल। ठीक है, तो इससे आपकी सेलिंग भी बढ़ेगी, आपके पास कैश भी आपके पास चला आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, कैरीज इनवर्ड इज। कैरीज इनवर्ड क्या होता है? कैरीज इनवर्ड आपका कौन सा एक्सपेंसेस है? डायरेक्ट एक्सपेंसेस है, इनडायरेक्ट, ऑपरेटिंग, सेलिंग। तो कैरीज इनवर्ड आपका एक डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। अब कैरीज इनवर्ड क्या है? जैसे आपने सप्लायर से माल लिया, अब सप्लायर से माल लेकर आपके फैक्ट्री तक सामान लाने तक, ठीक है, टोटल मैं कह रहा हूँ कि यहाँ पे 1000 का खर्चा आ रहा है। ठीक है, आपने जो सामान लिया है वो 1 लाख रुपए का लिया है, और यहाँ पे लाने का जो लागत जो आ रहा है वो 1000 रुपये खर्चा आ रहा है। मतलब किराया भाड़ा, परिवहन लागत, ट्रांसपोर्टेशन चार्जेस 1000 आ रहा है। मतलब सप्लायर से माल लेकर अपने फैक्ट्री तक वो माल लाने तक, रॉ मटेरियल या अपने कंपनी तक वो माल लाने तक 1000 का खर्चा हो रहा है, परिवहन लागत जो खर्चा आ रहा है। यही आपका क्या होता है? कैरीज इनवर्ड होता है। कैरीज इनवर्ड मतलब परिवहन लागत, एक तरीके से माल को लाने का जो खर्चा होता है उसी को हम कैरीज इनवर्ड बोलते हैं। क्लियर? तो ये हमारे लिए डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है क्योंकि ये हमें तुरंत पेमेंट करना रहता है। ठीक है, और ये माल की खरीद में भी शामिल होता है। जैसे आपसे कोई पूछेगा आपने कितने का माल खरीदा, तो आप 1 लाख नहीं बोलोगे, आप बोलोगे 1,01,000 रुपये। 1,01,000 रुपये में मैंने ये माल खरीदा हुआ है, क्योंकि ये माल की लागत में ऐड होगा, क्योंकि आपने उस माल को लाने में ये खर्चा किया है। तो ये आपका जो कैरीज इनवर्ड होता है ये आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। कैरीज इनवर्ड देखिए, इसका तात्पर्य है कि आपूर्तिकर्ता मतलब सप्लायर से अपने बिजनेस तक, अपने व्यवसाय तक माल को लाने के लिए जो भी आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज, परिवहन लागत जो देना पड़ता है वही आपका कैरीज इनवर्ड होता है। ये जो एक्सपेंसेस होता है ये सीधे व्यवसाय में इन्वेंट्री को लाने से जुड़ा होता है, माल को लाने तक अपने फैक्ट्री से जुड़ा होता है, इसीलिए इसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस बोलते हैं। और बेचे गए माल की लागत या इन्वेंट्री की लागत में ये शामिल किए जाते हैं। भाई जुड़ा जाएगा। जैसे आप 1 लाख का अगर बाइक लेते हैं, 10,000 रुपये आप मान लेते हैं, 1,000 रुपये आपका खर्चा बैठ रहा है और भी कागज़ वगज पत्तर तैयार करने का, या मैं कह दूं कि RTO का भी बहुत सारा खर्चा आ रहा है, गाड़ी को अपने नाम कराने का 5,000 रुपये का खर्चा आ रहा है। तो टोटल आप बोलेंगे 1,05,000 का मेरा ये बाइक पड़ा है। समझ में आया? आप ऐड करेंगे तो यही होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन कौन से होते हैं इसको जरा आप शॉर्ट में देख लेते हैं। और रॉ मटेरियल आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, ये पूछा जाएगा एग्जाम में, इंपॉर्टेंट है। आपने अपने मजदूरों को अपने जो पेमेंट वगैरह देते हैं वो भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। मशीन को चलाने के लिए जो डीजल, ईंधन, पेट्रोल, इन सबका खर्चा होता है डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है, या इलेक्ट्रिसिटी बिल वगैरह डायरेक्ट एक्सपेंसेस होता है। कारखाना उपयोगिता मतलब फैक्ट्री यूटिलिटीज डायरेक्ट एक्सपेंसेस। आपने ठेका वगैरह लिया हुआ है उसकी जो कॉस्टिंग आ रही है, तो ठेका लागत वो भी आपकी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। पैकेजिंग, माल को पैक कराने की जो लागत आ रही है वो भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग सप्लाईज ये भी आपका डायरेक्ट एक्सपेंसेस है। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में क्या आएगा? जैसे रेंट आपका आ जाएगा इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में। आप जिस बिल्डिंग में बिजनेस कर रहे हो उसका किराया जो आ रहा है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। बिजली, सामान्य उपयोग के लिए पानी वानी, ये सारी चीज़ें आपकी क्या आ जाएंगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगी। ठीक है, और आप अपने कर्मचारियों को, प्रशासनिक कर्मचारियों का जो वेतन होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो हैं, जो आपकी कंपनी में एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ जो है, ठीक है, प्रशासनिक कर्मचारी जो है, उनका जो खर्चा आएगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। ऑफिस सप्लाई हो गया, डेप्रिसिएशन ऑफ ऑफिस इक्विपमेंट, इंश्योरेंस के जो आपने अपनी कंपनी का इंश्योरेंस कराया है, अपने फिक्स एसेट्स का इंश्योरेंस, वो भी इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। एडवर्टाइजमेंट पे जितना आपने खर्चा किया है इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। लीगल अकाउंटिंग फीस जो आपने दिया हुआ है चार्टर्ड अकाउंट को, लॉयर को, अपने कंपनी के चलाने के लिए जो भी आपने खर्चा किया है, कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए जो आपने लीगल एक्सपेंसेस किए हैं, मतलब जो आपका पैसा वगैरह लगा हुआ है कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने में, वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। सामान्य रख रखाव, मरम्मत, कार्यालय की सफाई सेवाएं, सभी आपकी क्या होती हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होती हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कैश सेल इज़ रिकॉर्डेड। कैश सेल हम किस में रिकॉर्ड करते हैं? तो कैश सेल, जितना भी हम माल कैश सेल करते हैं या जितना भी माल हम कैश परचेज करते हैं उन सबको हम कैश बुक में रिकॉर्ड करते हैं। तो यहाँ पे बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लोजिंग स्टॉक कहाँ पे रिकॉर्ड किया जाता है? इज़ रिकॉर्डेड एट क्लोजिंग स्टॉक। हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी रिकॉर्ड करते हैं क्लोजिंग स्टॉक जो पूरे साल भर में जो मेरे पास जितना माल बच गया हमारे बिजनेस में वही हमारा क्लोजिंग स्टॉक होता है, हमारा एसेट्स होता है ये। तो इसे हम ट्रेडिंग अकाउंट में भी शो करते हैं और बैलेंस शीट में भी हम इसे शो करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। तो ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, पर्सनल अकाउंट्स आर रिलेटेड टू। पर्सनल अकाउंट किससे संबंधित है? पर्सनल अकाउंट इनमें से कौन सा पर्सनल अकाउंट है ये पूछा जा रहा है। तो देखिए एसेट्स और लाइबिलिटीज़ ये आपकी है क्या? ये आपकी रियल अकाउंट्स है भाई। आपकी संपत्ति रियल अकाउंट आपकी है, लाइबिलिटीज़ आपकी क्या होगी? रियल अकाउंट्स ही होंगी। ठीक है भाई, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया हुआ है बैंक से, तो आपकी ये लाइबिलिटी है, लेकिन आपके पास 1 लाख रुपये आ गया है, तो एक तरीके से आपकी प्रॉपर्टी भी हो गई, आपके लिए संपत्ति हो गई कि नहीं, पैसा आपके पास है, तो रियल अकाउंट। गुडविल आपके नाम से बिजनेस चल रहा है और ये आपका एसेट्स है, इनटेंजिबल ये एसेट्स है जिसे हम देख नहीं सकते, छू नहीं सकते, ये भी आपका रियल अकाउंट होगा। देखिए इक्विटी और ड्राइंग ये आपका पर्सनल अकाउंट माना जाता है। कैपिटल आपका ये पर्सनल अकाउंट होता है, सॉरी पर्सनल अकाउंट होता है। ठीक है, और इनकम एंड एक्सपेंडिचर ये आपका नॉमिनल अकाउंट आपका होगा। तो यहाँ पे सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इक्विटी और ड्राइंग जो होता है भाई, आपने अपने पर्सनल यूज के लिए पैसा निकाला, ये आपका क्या है? ये बिजनेस का क्या होता है? पर्सनल अकाउंट होता है। बिजनेस की जो इक्विटी होती है, कैपिटल होती है, ये बिजनेस का पर्सनल अकाउंट होता है। बिजनेस के नाम से ये खाते खोले जाते हैं। ओके, देखिए पर्सनल अकाउंट उन खातों को ये रिप्रेजेंट करते हैं जो व्यक्तियों, कंपनियों, संस्थाओं से संबंधित होते हैं। ये खाते विशेष रूप से व्यक्ति, संस्था, कंपनी के लेन देन रिकॉर्ड करने के लिए खोले जाते हैं, रखे जाते हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सेस ऑफ डेबिट ओवर क्रेडिट इज कार्ड। क्रेडिट से अधिक डेबिट क्या कहा जाएगा? क्रेडिट से अधिक डेबिट मतलब डेबिट साइड का जो सम रहेगा वो क्रेडिट साइड से ज़्यादा रहेगा, तो आपका क्या आएगा? डेबिट बैलेंस आएगा। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। जैसे आप कोई भी अकाउंट्स बनाते हैं, कोई भी मान लेते हैं खाता आप बनाते हैं, कोई भी अकाउंट्स, तो जाहिर सी बात है ये डेबिट साइड है और ये क्रेडिट साइड है। डेबिट साइड का सम मान लेते हैं यहाँ पे 10,000 आ रहा है। ठीक है, क्रेडिट साइड में यहाँ 9,000 है, तो 1,000 आप अपनी तरफ से ऐड करेंगे कि नहीं ऐड करेंगे, और यही आपका डेबिट बैलेंस होता है जिसे हम कैरेट फॉरवर्ड वगैरह यहाँ पे लिखते हैं, CF BD के तौर पे। ठीक है, तो डेबिट बैलेंस ही आपका होगा। बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। यहाँ पे ये सारी चीज़ें हैं, इसको आप पढ़ लेना, PDF वगैरह मैं अपलोड कर दूंगा। ठीक है, ऐप पर भी, और जितने भी स्टूडेंट हैं जिनको इस क्लास की PDF चाहिए, आप नंबर पे मैसेज कर देना, जो नंबर है व्हाट्सअप नंबर, और वहाँ पे मैसेज करके आप एक्सप्लेन कर देना कि सर मुझे इस क्लास का PDF चाहिए। हमारे ऑपरेटर हैं वो आपको PDF इसका सेंड कर देंगे। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी। अब यहाँ पे देखिए बोल रहा है कि एक्सेस ऑफ एसेट्स मतलब आपके पास एसेट्स ज़्यादा है, आपके पास 10 लाख रुपए का एसेट्स है और वो ज़्यादा है किससे? लाइबिलिटीज़ से। ठीक है, आपकी लाइबिलिटी 5 लाख की है, आपके कर्जे 5 लाख के हैं, तो जाहिर बात है जब आपका एसेट्स आपकी लाइबिलिटी से ज़्यादा होगा तो आपके पास क्या है? आपके पास पूंजी है, इस समय कैपिटल आपके पास है। ठीक है, तो यहाँ डी आंसर आपका राइट होगा। एक्सेस ऑफ एसेट्स ओवर लाइबिलिटी इज कॉल्ड कैपिटल। ठीक है, मतलब पूंजी वह राशि होती है जो व्यवसाय के मालिक या भागीदारों मतलब उसके पार्टनर्स के पास होती है, और ये शो करता है कि कंपनी की जो एसेट्स है कंपनी की लाइबिलिटीज से, ठीक है, कितना अधिक है। तो यहाँ पे आपका डी आंसर सही है। बिल ऑफ एक्सचेंज आपका क्या होता है? विनिमय बिल आपका क्या होता है? विनिमय बिल, बिल ऑफ एक्सचेंज। तो ये देखिए एक ऐसा डॉक्यूमेंट होता है जिसमें मैं कह सकता हूँ बिना शर्त एक इसमें आदेश रहता है, ऑर्डर रहता है कि मैं आपको इतना पेमेंट करूँगा, मैं आपसे 10,000 रुपये का माल मैंने लिया है और मैं 10,000 आपको पे करूँगा, तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। एक आपका कॉमर्शियल डॉक्यूमेंट होता है। ठीक है, तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ये एक अनकंडीशनल ऑर्डर आपका होता है, इसमें कोई शर्त वगैरह नहीं रहता, बिना शर्त के बस एक प्रॉमिस छोटा सा किया जाएगा, बिना शर्त का रहेगा। ठीक है, इसमें बस कहा जाएगा कि इस मतलब जो डॉक्यूमेंट रहेगा इस पर लिखा रहेगा कि इतना मुझे आपको पेमेंट करना है। क्लियर, तो ये बिल ऑफ एक्सचेंज। यहाँ देखिए बिल ऑफ एक्सचेंज एक वाणिज्यिक दस्तावेज है जिसका उपयोग व्यापारिक मतलब बिजनेस के लेन देन के लिए इसे हम यूज़ करते हैं, जिसे हम हिंदी में विनिमय पत्र बोलते हैं। ये एक लिखित आदेश होता है, इसमें एक व्यक्ति मतलब धारक मतलब जो विनिमय बिल ऑफ एक्सचेंज तैयार कर रहा है वो दूसरे व्यक्ति को जो पेमेंट पाने वाला है उसको वो पूरी तरीके से जो भी बिल ऑफ एक्सचेंज पे अमाउंट लिखा रहेगा उसको निर्धारित तिथि तक पेमेंट करने का इसमें क्या कहने के लिए कहता है, लिखित आदेश रहता है। लिखकर वो पूरी तरीके से मैं कह सकता हूँ आदेश देता है कि मैं आपको पेमेंट कर दूंगा। तो ये होता है बिल ऑफ एक्सचेंज, अनकंडीशनली आपका होता है बिल ऑफ एक्सचेंज। ओके, चलिए
नेक्स्ट क्वेश्चन है वेजेस पेड टू वर्कर फॉर द इरेक्शन ऑफ मशीनरी आर। भाई मशीनरी को बनवाने के लिए, मशीनरी के निर्माण के लिए हमने जो श्रमिकों को पे किया है, वर्कर्स को जो हमने मजदूरी दिया है, वो कैसा एक्सपेंसेस है हमारा। तो देखिए मशीन हमारे लिए क्या है, मशीन हमारे लिए एक एसेट्स है। और कैसा एसेट्स है, ये हमारा कैपिटल एसेट्स है। क्योंकि मशीन आज मैंने नहीं खरीदा है, मैंने मशीन अगर खरीदा है, मान लीजिए आज ही मैंने खरीदा है और मैंने प्रॉफिट कमाने के लिए खरीदा है, बेचने के लिए नहीं खरीदा मशीन, तो कैपिटल एसेट्स है ये हमारा। और इस पर जितना भी हम इसके बनवाने पे खर्चा करेंगे वो हमारा कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। ठीक है, इसके बनवाने के लिए जो भी चार्जेस वगैरह हम पे करेंगे, खर्चा करेंगे, अपने मजदूरों को जो मजदूरी देंगे, वो हमारा क्या होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर में आएगा। तो बी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए मशीनरी के निर्माण के लिए जो श्रमिकों को मजदूरी दी जाती है वो हमारी पूंजीगत खर्च होती है, कैपिटल एक्सपेंडिचर हमारा होता है। ओके, या रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, भाई बिजनेस को चलाने के लिए जो हमारा खर्चा लगता है वो हमारा रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है विड्रॉ ऑफ मर्चेंडेज फॉर पर्सनल यूज़। व्यक्तिगत उपयोग के लिए जब हम माल निकालते हैं अपने बिजनेस से, तो उसके लिए हम कौन सा अकाउंट ओपन करते हैं, तो उसके लिए हम ड्राइंग अकाउंट ओपन करते हैं। यह लगभग आप लोग जानते होंगे। ठीक है, बेसिक है ये। व्यक्तिगत उपयोग के लिए जब हम माल की निकासी करते हैं, माल को निकालते हैं अपने बिजनेस से, तो उसके लिए हम एक अलग अकाउंट ओपन करते हैं जिसे हम बोलते हैं ड्राइंग अकाउंट। क्लियर। ये लेन देन जो होता है वो मालिक की पूंजी को कम करता है। भाई अपने बिजनेस से अगर हमने 10,000 निकाल लिया तो हमारे बिजनेस की कैपिटल कम हो गई कि नहीं कम हो गई। ठीक है, इसके लिए हम निकासी खाते मतलब ड्राइंग अकाउंट को हम यूज़ करते हैं और उसी को ओपन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए जब हम अपने बिजनेस से माल को निकालेंगे या पूंजी निकालते हैं तो ड्राइंग अकाउंट को हम डेबिट करते हैं, टू इन्वेंट्री अकाउंट को हम यहाँ पे क्रेडिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ द एसेट्स ऑफ द बिजनेस आर मोर देन लायबिलिटीज दिस सोन इन सिचुएशन इज नोन एज। जब हमारे पास एसेट से ज़्यादा है, किससे, लायबिलिटीज से। क्वेश्चन में कह रहा है हमारे पास एसेट से ज़्यादा है, मोर देन है हमारी लायबिलिटीज से। जैसे हमारे पास 10 लाख की संपत्ति है और हमारी जो लायबिलिटीज़ है वो 4 लाख की है, तो ये क्या शो कर रहा है, ये शो कर रहा है सॉल्वेंसी का केस शो कर रहा है। हमारी जो सिचुएशन है ये सॉल्वेंसी शो कर रही है। सॉल्वेंसी, इंसॉल्वेंसी। इंसॉल्वेंसी मैंने आपको चैप्टर पढ़ाया हुआ है। इंसॉल्वेंसी मतलब क्या होता है, इंसॉल्वेंसी मतलब होता है दिवालिया। जैसे जिसके पास मतलब वो इतने कर्जे में चला गया है कि वो अब उस कर्जे को पे नहीं कर पा रहा है, वो बैंक से इतना लोन ले चुका है, अब बैंक को वो लोन पे नहीं कर पा रहा है, तो जाहिर सी बात है वो इंसॉल्वेंट हो जाएगा, दिवालिया हो जाएगा, देश छोड़कर भाग जाएगा या अपने आप को इंसॉल्वेंट घोषित कर लेगा कि भैया मैं नहीं कर्जा पूरा पे कर पा रहा हूँ, आप मेरी प्रॉपर्टी, गवर्नमेंट से कहेगा कि मेरी प्रॉपर्टी बेचकर बैंक को पेमेंट कर दीजिए, तो वो इंसॉल्वेंट होगा। और सॉल्वेंसी जस्ट इसी का अपोजिट होगा, जब आपके पास एसेट्स ज़्यादा है, आपकी लायबिलिटीज़ कम है, मतलब आपके कर्जे कम है, आपके पास पैसा ज़्यादा है, आपके पास एसेट्स ज़्यादा है, तो ये कंडीशन जो होता है ये सॉल्वेंसी का कंडीशन होता है। समझ में आया? तो यहाँ बी आंसर आपका राइट है। मतलब सॉल्वेंसी एक ऐसा कंडीशन होता है जिसमें आपकी जो लायबिलिटीज़ को पूरा करने के पास आपके पास पर्याप्त धन है, आपके पास पर्याप्त एसेट्स है अपनी कर्जों को पूरा करने के लिए, जिससे यह सुनिश्चित होता है कि अगर दीर्घकाल तक आपका, इससे ये क्लियर हो जाता है कि आपका बिजनेस रुकेगा नहीं, आपका बिजनेस चलता चला जाएगा। ठीक है, क्योंकि आपकी लायबिलिटी कम है, आपके पास एसेट ज़्यादा है, आप कर्जा आसानी से पूरा कर सकते हैं, आपका बिजनेस चलता ही रहेगा, ऑपरेट होता ही रहेगा। क्लियर। और ये बिजनेस के लिए पॉजिटिव होता है। ओके, ये फार्मूला आप याद कर लीजिए, ओनर्स इक्विटी इज इक्वल टू एसेट्स माइनस लायबिलिटीज़। इसमें पूछा जा रहा है आपसे क्वेश्चन में विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करंट एसेट्स, इनमें से आपका कौन सा करंट एसेट्स नहीं है। करंट एसेट्स क्या होता है, जिनको हम बेचकर साल भर के अंदर ही, या जिसको बेचकर हम तुरंत कैश में कन्वर्ट कर लें, वो हमारा करंट एसेट्स होता है। तो कैश तो अपने आप से ही, कैश रुपया पैसा करंट एसेट्स है। बैंक में रखा हुआ पैसा हमारा करंट एसेट्स है, कभी भी हम पैसा निकाल के खर्च कर सकते हैं। ठीक है, अपनी ज़रूरतों को पूरा कर सकते हैं, लायबिलिटी पे कर सकते हैं। हमारे कस्टमर, भाई हमारे कस्टमर हमें 1 साल 2 साल के अंदर पैसा हमें देंगे, तो ये हमारा करंट एसेट्स है। मशीनरी हमारा करंट एसेट्स नहीं है, ये हमारा लॉन्ग टर्म एसेट्स है, लॉन्ग टर्म एसेट्स है, LTA है हमारा, क्योंकि हम मशीनरी इस पर्पज़ से नहीं खरीद रहे हैं कि हम इसको तुरंत बेच देंगे, हमें लंबे समय तक प्रॉफिट अर्न करने के लिए मशीनरी खरीदते हैं, तो ये लॉन्ग टर्म एसेट्स है। तो डी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चालू संपत्तियाँ देखिए ऐसी परिसंपत्ति होती है जिनको हम 1 वर्ष के भीतर या बिजनेस चलने तक हम उसे बेच ओच कर अपनी प्रॉपर्टी को, अपने एसेट्स को हम कैश में कन्वर्ट कर लें, तो वो हमारा क्या होता है, करंट एसेट्स होता है। चलिए अब यहाँ पे देखिए करंट एसेट्स आपके क्या क्या होंगे। कैश आपका होगा, अकाउंट रिसीवेबल, भाई आपके कस्टमर आपके लिए करंट एसेट्स होंगे जिन्हें हम अकाउंट रिसीवेबल बोलते हैं। इन्वेंट्री, आपका जो माल वगैरह है, जिस इन्वेंट्री का आप बिजनेस कर रहे हैं, करंट एसेट्स है। प्रीपेड एक्सपेंसेस, भाई आपने पहले से ही मान लेते हैं LIC का बिल आपने पे कर दिया, बिजली का बिल पे कर दिया, नहीं LIC का बिल पे किया, जो भी 2 महीने का एडवांस आपने पे कर दिया, तो ये आपका प्रीपेड एक्सपेंसेस है। 2 महीने का एडवांस आपने रिचार्ज करा लिया अपने मोबाइल का, ये प्रीपेड एक्सपेंसेस, ये हमारा करंट एसेट्स है। और भी बहुत सारे हैं, इसको आप पढ़ लेना अच्छे से।
एक व्यक्ति को अगर क्रेडिट पे माल बेचा गया है तो हमें वो क्रेडिट पे माल बेचा गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे, तो उसे हम कस्टमर अपना बोलेंगे, देनदार बोलेंगे, डेटर्स बोलेंगे। कस्टमर, देखिए ये क्वेश्चन थोड़ा सा रॉन्ग है, इसे मैं सही करा दूंगा, ठीक है। बाकी इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है डेटर्स है। भाई जिसे एक व्यक्ति को जिसे माल उधार पे बेचा गया है वो हमारा डेटर्स होता है, कस्टमर होता है। तो डी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। लैंग्वेज ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग लेखांकन की भाषा क्या होती है? तो लेखांकन की जो भाषा होती है वो व्यावसायिक भाषा होती है। अकाउंटिंग जो हम यूज़ करते हैं अपने बिजनेस में भी यूज़ करते हैं, तो अकाउंटिंग की जो लैंग्वेज होती है वो बिजनेस लैंग्वेज होती है, ठीक है। बिजनेस में हमारे कितना पैसा आ रहा है, जा रहा है, मैनेजमेंट सिस्टम बिजनेस का कैसा है, इन सबको हम अकाउंटिंग के थ्रू रिकॉर्ड करते हैं। और बहुत तरीके के स्टेटमेंट वगैरह हम तैयार करते हैं। स्टेटमेंट जैसे हम बैलेंस शीट तैयार करेंगे, इनकम स्टेटमेंट तैयार करेंगे, कैश फ्लो इनफ्लो के लिए हम कैश बुक वगैरह ये सारी चीज़ें हम तैयार करेंगे, जिससे हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन पता चलता रहेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे, एनी लीगल एक्टिविटी ऑफ प्रोडक्शन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज फॉर द पर्पज ऑफ अर्निंग प्रॉफिट इज कॉल्ड। मतलब उत्पादन की कोई भी कानूनी गतिविधि, वस्तुओं का आदान प्रदान, कमाई लाभ के बदले में की गई गतिविधि क्या कहलाती है? भाई जाहिर सी बात है, कमाई करने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए, अर्न करने के लिए जो भी एक्टिविटी हम करते हैं वो हमारा बिजनेस होता है। भाई बिजनेस में पैसा कमाने के लिए हम जो भी एक्टिविटी करते हैं वो हमारा बिजनेस होता है, ठीक है। सब सोशल एक्टिविटी क्या होता है जिसमें हम प्रॉफिट को इग्नोर कर देते हैं। जैसे मैं मान लो कि कोई भी मैं ऐसी संस्था चला रहा हूँ जो गरीब लोगों की सेवाएं की जा रही हैं, ठीक है, मुझे फंड मिल रहा है गवर्नमेंट की तरफ से, लेकिन मैं कोई भी प्रॉफिट नहीं कमा रहा हूँ, उस फंड को मैं खर्च कर दे रहा हूँ और ह्यूमन वेलफेयर के लिए मैं काम कर रहा हूँ, तो वो सोशल एक्टिविटी होगी, ये नहीं होगा आपका। रिलीजियस एक्टिविटी, मैं धर्म के उद्देश्य से, धार्मिक उद्देश्य से जितनी भी एक्टिविटी मैं कर रहा हूँ वो रिलीजियस एक्टिविटी होगा। बिजनेस क्या होता है? प्रॉफिट कमाने के लिए जो भी एक्टिविटी करते हैं, अर्निंग अर्न करने के लिए, वो हमारा बिजनेस होता है। बिजनेस को बांटा जा सकता है कितने पार्ट्स में? तो बिजनेस में हम ट्रेडिंग भी करते हैं, बिजनेस में आपका मैन्युफैक्चरिंग भी आ जाएगा, बिजनेस में सर्विस भी आपकी आ जाएंगी, सेवाएं भी आ जाएंगी। तो यहाँ पे बिजनेस को हम सभी कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ऑल ऑफ दीज, डी आंसर सही है। ओके, यहाँ पे देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये तो बहुत छोटा सा क्वेश्चन है। कह रहा है कि ट्रायल बैलेंस में कैपिटल जो है वो 50,000 का है और आपको मालूम चला कि 5% हमें इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी रिकॉर्ड करना है, मतलब पूंजी पर ब्याज हमें 5% रिकॉर्ड करना है अपने ट्रायल बैलेंस से पता चल रहा है, ठीक है। 5% इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है, तो हम कैसे निकालेंगे? तो जाहिर सी बात है 50,000 का 5% क्या होगा? 2,500 रुपये होगा। 50,000 का 5% कैसा होगा? 5%, और निकाल लेते हैं यहाँ पे, और 2,500 रुपये आपका आएगा इंटरेस्ट। पूरा मैथ का कैलकुलेशन लग रहा है, P/R/T/100, सिंपल इंटरेस्ट लगाने का वही फार्मूला लगा लीजिए, हो जाएगा। करंट लायबिलिटी डू नॉट इंक्लूड, वर्तमान दायित्व में आपका क्या नहीं शामिल है? तो वर्तमान दायित्व में देखिए अनक्लेम डिविडेंड, दावा ना किया गया लाभांश, आपने अपनी शेयर होल्डर्स को अभी तक आपने क्या किया है? डिविडेंड पे नहीं किया है, पे करना है, ठीक है, लेकिन अभी आपने पे नहीं किया है, तो ये आपका करंट लायबिलिटीज़ आपका होगा। सन्ड्री क्रेडिटर्स, आपके जो लेनदार हैं जिनको आपको नियर फ्यूचर में, मतलब 1 महीने 2 महीने साल भर के अंदर पे करना है, पैसा देना है अपने लेनदार को, क्रेडिटर्स को, करंट लायबिलिटी आपकी है। प्रीपेड इंश्योरेंस, भाई आपने इंश्योरेंस कराया है अपने बिजनेस का, आपने अपनी बाइक का आपने इंश्योरेंस कराया है, इंश्योरेंस आपने करा लिया, तो ये आपके क्या होती है? ये आपकी करंट लायबिलिटी नहीं होती है, ये आपकी एसेट्स, करंट एसेट्स, ये आपका एसेट्स माना जाएगा, ठीक है, और करंट एसेट्स आपका माना जाएगा। जैसे आपने इंश्योरेंस कराया, 2 महीने का किस्त आपने एडवांस पे कर दिया, तो ये आपके करंट एसेट्स आपका होगा। बैंक ओवरड्राफ्ट, नाम से ही क्लियर है, बैंक से आपने लोन लिया हुआ है 1 लाख का, तो ये आपका तो करंट लायबिलिटीज़, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है, ठीक है, ये आपकी करंट लायबिलिटीज़ है, ये भी करंट लायबिलिटी, ये भी करंट लायबिलिटी, ये नहीं है आपका। भाई बैंक ओवरड्राफ्ट, बैंक को पैसा में देना है, ओवरड्राफ्ट एक छोटा लोन होता है, ठीक है। जैसे आप बिजनेसमैन हैं, बिजनेस कर रहे हैं, तो बैंक आपको, आपके खाते में अगर पैसा ना हो तभी बैंक आपको, आपकी सिविल अच्छी होनी चाहिए, तो बैंक आपको आपके खाते में अगर 10,000 है, आपको 20,000 की जरूरत पड़ गई तो 20,000 बैंक आपको दे देगा ओवरड्राफ्ट के तौर पे, तो ये 20,000 बैंक आपसे 1 साल के अंदर 6 महीने के अंदर ले लेगा, तो ये आपकी करंट लायबिलिटी है। ओके, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट आपका कैसा अकाउंट है? ये पर्सनल अकाउंट होता है। बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में हमारे ऐसे अकाउंट आएंगे जिनसे हमें पैसा लेना है, हमारे कस्टमर के अकाउंट होंगे। जैसे राम को अगर मैंने 10,000 रुपये का माल बेचा है उधार में, तो राम हमारा क्या है? ये हमारा पर्सनल अकाउंट है, बिल्स रिसीवेबल अकाउंट में आएगा। मतलब ऐसे बिल जिनसे हमें पैसा लेना है, और इस बिल के तहत जितने भी अकाउंट हम ओपन करेंगे वो हमारे पर्सनल अकाउंट होते हैं। तो यहाँ पे सी द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। विच ग्रुप कंसिस्ट ऑफ ओनली फिक्स एसेट्स, इनमें से कौन सा ग्रुप सिर्फ फिक्स एसेट्स की बात कर रहा है? देखिए लैंड फिक्स एसेट्स है, मशीनरी फिक्स एसेट्स है, प्रीमाइसेस एंड डेटर्स ये आपके करंट एसेट्स हैं। ये गलत है आपके, भाई डेटर्स हमें पैसा देंगे ना 1-2 महीने 1 साल के अंदर, ये हमारे करंट एसेट्स है।
लैंड हमारा फिक्स एसेट्स है, हमने ज़मीन खरीदा है अपने बिजनेस को चलाने के लिए, बिजनेस इसी पे हमारा रन करेगा तो करंट एसेट्स है। मशीनरी करंट एसेट्स है। स्टॉक हमारा मशीनरी हमारा फिक्स एसेट्स है और स्टॉक जो है ये हमारा करंट एसेट्स है। भाई स्टॉक आज हम बेच कर पैसा मतलब कैश में कन्वर्ट कर सकते हैं, करंट एसेट्स है। लैंड मशीनरी प्रीमाइसेस मतलब परिसर, ये हमारा फिक्स एसेट्स हैं। लेकिन व्हीकल्स जो है ये भी हमारे फिक्स एसेट्स है। भाई अगर हम व्हीकल वगैरह 4 व्हीलर 2 व्हीलर अगर मैं यूज कर रहा हूँ अपने बिजनेस में, माल को एक जगह से बेचने वाली जगह तक, फैक्ट्री से लेके बाजार तक भेजने के लिए, तो जाहिर बात है हम प्रॉफिट कमाने के लिए ही तो यूज कर रहे हैं, तो ये हमारा फिक्स एसेट्स होगा। तो यहाँ पे सी आंसर सही है। प्रीमाइसेस मतलब परिसर, और परिसर जो होता है हमारी कंपनी का या हमारी फैक्ट्री का, तो ये हमारा फिक्स एसेट्स है। क्लियर। लैंड मशीनरी प्रीमाइसेस फिक्स एसेट्स है, लेकिन कैश हमारा करंट एसेट्स है। तो यहाँ सी आंसर आपका सही है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेयर द डिस्काउंट सोन इन द ट्रायल बैलेंस इज सोन और रिकॉर्डेड। ट्रायल बैलेंस में दिखाई गई छूट कहाँ दिखाई जाती है और कहाँ दर्ज की जाती है। तो देखिए ट्रायल बैलेंस में जो डिस्काउंट दिखाया जाता है वो सीधा सीधा हमारे प्रॉफिट एंड लॉस पे इफेक्ट पहुंचाता है। अगर हमें डिस्काउंट मिल रहा है तो इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के क्रेडिट साइड में दिखाएंगे। अगर हमने डिस्काउंट दिया है अपने कस्टमर को तो हमारे लिए एक्सपेंसेस है, इसे हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में हम दिखाएंगे। तो ये यहाँ पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम शो करते हैं। ओके, सी आंसर सही है। वेयर विल द आउटस्टैंडिंग सैलरी सोन इन द ट्रायल बैलेंस टू बी रिकॉर्डेड, मतलब कह रहा है ट्रायल बैलेंस में जो बकाया वेतन दिखाया जा रहा है वो कहाँ पे दर्ज किया जाता है। तो जो आउटस्टैंडिंग सैलरी है, बकाया वेतन है, अपने एम्प्लॉय को अभी तक हमने सैलरी नहीं दिया 2 महीने का, तो इसे हम बैलेंस शीट में दिखाएंगे। और बैलेंस शीट में इसलिए दिखाएंगे क्योंकि इससे हमें मालूम चलेगा ना कि हमारी लायबिलिटी कितनी है, हमारे एसेट्स कितने हैं, हमारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन कितना कैसा है, ये सारी चीज़ें मालूम चलेंगी। ए इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, या जनरल एंट्री वगैरह ये यहाँ से आप पढ़ लेना, ठीक है। सैलरी एक्सपेंसेस, जब हमारी आउटस्टैंडिंग सैलरी रहेगी, बकाया वेतन रहेगा, तो सैलरी एक्सपेंसेस को डेबिट करेंगे, आउटस्टैंडिंग सैलरी को हम यहाँ पे क्रेडिट कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटर्न इनवर्ड गिवन इन एडजस्टमेंट विच विल इफेक्ट, मतलब समायोजन में दिए गए वापसी किसे प्रभावित करता है। रिटर्न इनवर्ड क्या होता है, जैसे रिटर्न इनवर्ड मतलब सेल्स रिटर्न, मतलब हमने माल बेचा है अपने कस्टमर को और कस्टमर ने हमें कुछ माल वापस कर दिया, उसे समझ में नहीं आया या माल डिफेक्ट था, तो ये होता है रिटर्न इनवर्ड, ठीक है। रिटर्न आउटवर्ड जस्ट इसका अपोजिट होता है। जब हम माल खरीदा हुआ माल हम जब वापस करते हैं मतलब परचेज रिटर्न होता है। परचेज रिटर्न आपका क्या होगा, परचेज रिटर्न ये आपका रिटर्न आउटवर्ड आपका होगा, रिटर्न आउटवर्ड। और जब आपका सेल्स रिटर्न आपका क्या होता है, मतलब बेचा हुआ माल आपके पास आ रहा है, आपका कस्टमर वापस कर रहा है, तो ये आपका रिटर्न इनवर्ड आपका होता है। क्लियर। तो इसका रिटर्न इनवर्ड का एडजस्टमेंट हम किस में करते हैं, सेल्स रिटर्न और डेटर्स अकाउंट से हम करते हैं, सेल्स रिटर्न और डेटर्स अकाउंट से हम करते हैं। सी इज़ द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर, इन दोनों खातों को ये प्रभावित करेगा रिटर्न इनवर्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे इफ द एडजस्टमेंट ऑफ आउटस्टैंडिंग इनकम इज गिवन 250, मतलब कह रहा है कि बकाया वेतन जिसका आपको एडजस्टमेंट करना है 250 रुपये है। क्लियर। और फिर कह रहा है कि वाइल इन द ट्रायल बैलेंस इट इज़ 2500, और जब हमने ट्रायल बैलेंस मिलाया तो वहाँ पे 2500 रुपये पता चल रहा है, मतलब 250 रुपये का एडजस्टमेंट हमें करना था जो आउटस्टैंडिंग था, बकाया था, ठीक है। आउटस्टैंडिंग था, आउटस्टैंडिंग इनकम थी, बकाया आया था, बकाया जो हमारी इनकम है, लेकिन ट्रायल बैलेंस देखने पे पता चल रहा है वो 2500 है। तो लाभ हानि खाते में हम इसे कितना दिखाएंगे, एक तो सबसे पहले 250 रुपये जो मुझे मिलने थे जो मुझे नहीं मिले हैं, और फिर मैं मतलब इसको जो मैं ट्रायल बैलेंस में देख रहा हूँ तो वहाँ पे हमें 2500 रुपये पता चल रहा है ये, तो ट्रायल बैलेंस में हम दोनों को ऐड करके दिखा देंगे, सॉरी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इन दोनों को ऐड करके दिखाएंगे। तो यहाँ पे 2700 रुपये आएगा, 2750 रुपये। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे 250 रुपये जो आपकी आउटस्टैंडिंग इनकम थी, जो एडजस्टमेंट हमें करना था, लेकिन ट्रायल बैलेंस में 250 रुपये दिखा रहा है, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में हम इन दोनों को ऐड कर देंगे, ठीक है, और इस आधार पे हम दोनों को एडजस्टमेंट करके दिखाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिटायरिंग अ बिल अंडर रिबेट मींस पेमेंट ऑफ बिल, मतलब रिबेट के तहत बिल को रिटायर करने का अर्थ बिल का भुगतान करना है, मतलब बिल का भुगतान आपको करना है, बिल का पेमेंट करना है बिफोर ड्यू डेट से पहले, ठीक है। रिबेट के तहत बिल को रिटायर करने का मतलब बिल को पूरी तरीके से आपको पेमेंट कर देना है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, बिल का पेमेंट हमें करना है वो भी ड्यू डेट से पहले। बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, नियत तारीख से पहले, मतलब छूट के तहत बिल वापस लेने का मतलब बिल का भुगतान उसकी नियत तिथि से पहले करना, आमतौर पर छूट भुगतान के बदले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है रॉन्ग एडिशन इज, देखिए खाते में जब हम गलत एडिशन कर देते हैं, जैसे 2000 का हमें पेमेंट मिला, हमने 1000 ही रिकॉर्ड किया, ठीक है। 1 लाख का माल मैंने खरीदा, मैंने उसे 1.5 लाख दिखा दिया, तो ये किस टाइप का एरर है, ये एरर ऑफ कमीशन की त्रुटियाँ हैं, ठीक है। एरर ऑफ कमीशन की त्रुटियाँ आपकी है, आयोग की त्रुटियाँ ये होती हैं। जैसे यहाँ पे देखिए एक एग्जांपल के साथ,
जैसे कोई कंपनी 5,000 रुपये में ऑफिस सप्लाई खरीदती है, ऑफिस के लिए जो छोटे मोटे खर्चे जो ऑफिस कंपनी कर रही है वो 5,000 रुपये का कर रही है, और उस खर्च को 5,000 रुपये उसे दर्ज करने चाहिए थे, लेकिन उसने 500 रुपये ही दर्ज किए हैं। गलती से उसने 5,000 की जगह 500 ही दर्ज किया। तो किस टाइप का एरर है ये? आपका अकाउंटिंग एरर, ये आपका जो एरर है ये आपका कमीशन की त्रुटियां होती हैं, जिसे हम अकाउंटिंग एरर भी बोलते हैं। समझ में आया? अकाउंटिंग एरर भी। तो सही एंट्री आपकी क्या होनी चाहिए थी? ऑफिस सप्लाई अकाउंट 5,000 डेबिट, और कैश के थ्रू हमने खरीदा है, हमारे हाथ से पैसा गया है तो क्रेडिट करेंगे 5,000 को। लेकिन हमसे गलती क्या हो गया? ऑफिस सप्लाई को हमने सिर्फ 500 दिखाया, कैश हमारे हाथ से 500। इसका मतलब हुआ मैंने 5,000 नहीं खर्चा किया, मैंने सिर्फ और सिर्फ 5,000 खर्चा किया हुआ है। तो ये आपकी कमीशन की त्रुटियाँ होती हैं। तो जितने भी स्टूडेंट इस क्लास को देख रहे हैं, कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए, और आज की क्लास अगर अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। बाकी जितने भी स्टूडेंट हैं, जो लोग तैयारी करना चाहते हैं, कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं अपने एग्ज़ाम को लेकर, कॉमर्स की कंप्लीट प्रिपरेशन करना चाहते हैं, तो जल्दी से जल्दी आप बैच को ज्वाइन कर लीजिए। बैच को ज्वाइन करने के लिए आपको हमारी एकेडमी ऑफिशियल ऐप आपको डाउनलोड करना है, रजिस्टर करना है, लॉगिन कीजिए अपने फ़ोन में, और वहाँ से आप इस कोर्स को, टेस्ट सीरीज़ को आप ज्वाइन कर सकते हैं। आज की क्लास आप सभी के लिए इंपॉर्टेंट थी। जितने भी क्वेश्चन मैंने कराए ये सभी आपके एग्ज़ाम में आए हुए क्वेश्चन हैं। ओके, तो कैसी लगी क्लास कमेंट करके ज़रूर बताइए, और अच्छी लगी हो क्लास, समझ में आया हो तो एक लाइक तो बनता है, तो तुरंत आप इस चैनल को लाइक कर दीजिए, इस क्लास को लाइक कर दीजिए। ओके, तो मिलते हैं कल की क्लास में। टेक केयर एंड गुड बाय।